जिंदगी में कुछ ऐसे पल होते हैं जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, जब आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही होती, जब बार बार रिजेक्शन मिल रहा होता है, जब आसपास के लोग आपको छोटा महसूस कराते हैं और जब आपका खुद से ही विश्वास उठने लगता है। ऐसे ही किसी पल में अगर कोई आपको कहे कि तुम कर सकते हो, तो शायद आपको वो बात झूठ लगे। लेकिन अब सोचिए, अगर आप खुद को ये बात कहें पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी शक के, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो क्या बदल जाएगा? यही सवाल जेमी कर्न लिमा ने अपनी जिंदगी से पूछा और यही जवाब उन्होंने इस पूरी किताब में दिया है। बिलीव इट, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस की दास्तान नहीं है, बल्कि उस अदृश्य लड़ाई की गवाही है जो हर वो इंसान लड़ रहा है जो अंडर एस्टिमेटेड महसूस करता है। ये किताब हर उस इंसान की आवाज है जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठकर खुद पर विश्वास करना चाहता है। जेमी की कहानी ग्लैमरस नहीं थी, एक वेट्रेस से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली तक, और फिर उस महिला तक जिसने अपने ब्रांड इट कॉस्मेटिक्स को $2 बिलियन में लॉरियल को बेचा। ये सफर सिर्फ पैसे या प्रेस्टीज का नहीं था, बल्कि उस इंटरनल वॉर का था जिसमें हर रिजेक्शन, हर इंसल्ट, हर डाउट एक चोट की तरह था, लेकिन हर चोट ने उसे मजबूत बनाया। इस किताब में जेमी ने बिना शुगर कोट किए हुए अपनी असल फीलिंग्स को, डर को, कमजोरियों को और जीत को लिखा है। उन्होंने बताया कि कैसे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, कैसे हर नो ने उन्हें सही यस की ओर मोड़ा, और कैसे वो समय जब उन्हें नेशनल टीवी पर बेइज्जत किया गया, वही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। यह किताब आपको ये नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन यह आपको विश्वास दिलाती है कि रास्ता मुमकिन है। इसमें आपको मिलेंगे ओपरा विनफ्री और लॉरियल जैसी कहानियां, लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें आपको मिलेगा एक ऐसा इमोशनल मिरर जिसमें आप खुद को देख सकेंगे। हर चैप्टर जैसे कोई इनर वॉइस है जो कह रही हो, तुम पागल नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, और हाँ, तुम काफी हो। अगर आप किसी ऐसे मुकाम पर हैं जहां आपको लग रहा है कि शायद आपसे नहीं होगा, या फिर आप बार बार असफल हो रहे हैं और दुनिया आपको हल्के में ले रही है, तो ये किताब आपकी इनर लाइट को फिर से जगाने आई है। जेमी ने न सिर्फ अपने सपनों को जिया, बल्कि दूसरों को भी सिखाया कि कैसे अपने अंदर के डर को कॉन्फिडेंस में बदला जा सकता है, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब आप दुनिया की आवाज से ज्यादा अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करना सीखते हैं। और यही इस किताब का संदेश है। बिलीव इट, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करने लगते हैं तो पूरी कायनात भी आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 1, व्हेन योर इंट्यूशन टॉक्स टू यू, बिलीव इट। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां बाहर की दुनिया की आवाजें इतनी तेज होती हैं कि हमारी खुद की अंदरूनी आवाज, हमारी वो सच्ची अंतर्ज्ञान भरी फुसफुसाहट कहीं खो जाती है। लेकिन इस पहले अध्याय में जेमी कर्न लिमा एक जरूरी बात सिखाती है कि जब आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहती है, तो चाहे हालात जैसे भी हों, हालात को नहीं, उस आवाज को मानिए। जेमी ने अपनी जिंदगी में बार बार यह अनुभव किया कि इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान एक डिवाइन विस्पर की तरह काम करता है, जो डायरेक्शन दिखाती है, जो खतरों से भी बचाती है और आपके असली कॉलिंग की ओर धकेलती है। लेकिन इस आवाज को पहचानना और उस पर यकीन करना शायद इस दुनिया में सबसे कठिन कामों में से एक है। जेमी बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपनी गट फीलिंग को अनदेखा किया और बाद में पछताया। उन्होंने उस घड़ी का जिक्र किया जब वो एंकर बनना चाहती थीं, लेकिन उनके मन में कहीं गहराई में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर चीज बाहर से अच्छी दिख रही थी, अच्छी नौकरी, टीवी की दुनिया, अच्छा पैसा, लेकिन अंदर से कुछ चुभ रहा था। वो कहती हैं कि वो समझ ही नहीं पा रही थीं कि आखिर क्यों सब कुछ सही होते हुए भी वो खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी गट फीलिंग को सुनना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने खुद से पूछा, क्या ये मेरी राह है, उन्हें जवाब मिल गया। एक ऐसा जवाब जो बाहर से नहीं आया, बल्कि उनके अंदर से आया। वो ये भी बताती हैं कि कैसे उन्होंने IT कॉस्मेटिक शुरू करने से पहले अपने इंट्यूशन को सुना, जबकि आसपास के सभी लोग उन्हें पागल कह रहे थे। उनके पास कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का कोई अनुभव नहीं था, उनके पास कोई फैंसी इन्वेस्टर नहीं था और ना ही कोई MBA की डिग्री, लेकिन उनके पास था एक सपना और एक विश्वास जो सीधा उनके दिल से निकला था। उन्होंने महसूस किया कि जब बाकी प्रोडक्ट सिर्फ आउटर ब्यूटी पर ध्यान दे रहे थे, तब वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहती थीं जो वुमेन को उनके रियल स्किन के साथ एक्सेप्ट करे, सेलिब्रेट करे। और यहीं से शुरू हुई उनकी जर्नी, अपने इंट्यूशन की तरफ लौटने की, उसे अपना गाइड मानने की। जेमी बड़ी साफ कोई से स्वीकार करती हैं कि शुरुआत में उन्होंने भी अपने इंट्यूशन को कमजोर समझा। कभी वो अपनी टीम की बातों में आ जाती थीं, कभी किसी एडवाइजर की फैंसी पिच में, लेकिन जितनी बार उन्होंने इंट्यूशन को दबाया, उतनी ही बार उन्हें नुकसान हुआ। एक बार उन्होंने ऐसे इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड ले लिया जिसे लेकर मन में थोड़ी हिचक थी, और बाद में वो डिसीजन गलत साबित हुआ।
लेकिन इन घटनाओं ने उन्हें सिखाया कि हमारी गट फीलिंग हमारी सोल की आवाज होती है, जो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जाती, वो सिर्फ हमसे कंसिस्टेंसी चाहती है। इस अध्याय में जेमी ये भी स्पष्ट करती हैं कि इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, ये कोई मूर्खतापूर्ण फीलिंग नहीं है जिसे इग्नोर किया जाए, बल्कि ये एक अभ्यास है खुद से जुड़ने का, खुद से ईमानदारी का। ये तब और मजबूत होती है जब आप अकेले में बैठते हैं, जब आप हर दिन कुछ पल अपने आप से बात करने में लगाते हैं। जेमी कहती हैं कि आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से भाग रहा है, वहां इंट्यूशन सुनना एक रिबेलियन की तरह है, लेकिन यही रिबेलियन आपको वो रास्ता दिखा सकता है जो सक्सेस और फुलफिलमेंट दोनों से भरा हुआ हो। एक भावुक क्षण में जेमी उस पल को याद करती हैं जब QVC जैसे बड़े रिटेल चैनल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उनकी टीम ने कहा कि अब और कोशिश मत करो, तुम टीवी फ्रेंडली नहीं लगती। लेकिन उसके ठीक बाद उनकी इंट्यूशन ने उन्हें खींच लिया। उसने कहा, एक बार और कोशिश करो। और जब उन्होंने एक आखिरी बार प्रयास किया तो वही रिजेक्शन एक मैसिव ब्रेक थ्रू में बदल गया। आज जब IT कॉस्मेटिक्स की सफलता की बात होती है तो लोग उस मोमेंट को गेम चेंजिंग मानते हैं, लेकिन जेमी जानती हैं कि उस पल के पीछे उनकी इंट्यूशन की ताकत थी। इस पहले अध्याय में जेमी एक सवाल बार बार दोहराती हैं, क्या आप खुद से जुड़े हुए हैं? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए वो हमें ये सिखाती हैं कि कैसे हमारी खुद की अंदरूनी आवाज दुनिया की हजारों शोर भरी आवाजों से ज्यादा साफ, ज्यादा सच्ची और ज्यादा भरोसेमंद हो सकती है। वो कहती हैं कि भले ही पूरी दुनिया आपको गलत कहे, लेकिन अगर आपकी सोल कहती है कि आप सही हैं तो उसी पर चलो। जेमी ने अपनी कहानी से हमें यह भी बताया कि इंट्यूशन डर से बहुत अलग होता है। डर आपको रोकता है, लेकिन इंट्यूशन आपको सावधान करता है और फिर जेंटली आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ये अंतर समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप खुद से जुड़ते हैं, जब आप खुद को समय देते हैं, तो फर्क साफ दिखने लगता है। वो बताती हैं कि इस प्रैक्टिस ने उनकी डिसीजन मेकिंग को शार्पर, क्लियरर और बहुत ज्यादा ऑथेंटिक बना दिया। इस अध्याय के अंत में जेमी रीडर्स को ये संदेश देती हैं कि चाहे आप किसी भी स्टेज पर हों, एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हों, करियर में स्टक हों या फिर पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेना हो, अपने इंट्यूशन को मत दबाइए, उसे सुनिए, उसे समझिए और सबसे जरूरी उस पर भरोसा करिए, क्योंकि जो बात आपके दिल की गहराई से आती है वो भगवान की ओर से आपको दिया गया एक कंपास होती है। और अगर आपने उस कंपास को पहचान लिया तो आप अपनी सच्ची मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जेमी की इस ईमानदार, सच्ची और गहराई से लिखी गई कहानी से ये सीखना साफ है, जब आपकी इंट्यूशन आपसे बात करे तो उस पर शक मत करिए, उसे दिल से सुनिए और फिर देखिए कि जिंदगी कैसे बदलती है। चैप्टर 2, बिलीव वेयर यू कम फ्रॉम डजंट डिटरमाइन वेयर यू आर गोइंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी शुरुआत ही उनका भविष्य तय करती है। जहां वो पैदा हुए, जैसे हालातों में बड़े हुए, उनके पास कितना पैसा था या नहीं था, ये सारी चीजें जैसे उनके लिए एक परमानेंट टैग बन जाती हैं। लेकिन जेमी कर्न लिमा इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी और गहरी बात साझा करती है कि आपका अतीत, आपके अतीत, आपके हालात कभी भी ये तय नहीं करते कि आप कहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि मंजिल उस इंसान की होती है जो रुकता नहीं, चाहे शुरुआत जैसी भी क्यों ना हो। जेमी बहुत ही सच्चाई के साथ बताती हैं कि उनकी परवरिश किसी ग्लैमरस या प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड में नहीं हुई थी। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया जहां रिसोर्सेज सीमित थे और सपनों के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। उनके माता पिता का तलाक हुआ और उन्होंने अपनी मां को अकेले मेहनत करते देखा ताकि घर चल सके। वो बताती हैं कि जब वो छोटी थीं तो उनका सबसे बड़ा सपना था कि किसी दिन वो भी अपनी मां की तरह स्ट्रांग बने, जो जिंदगी के हर तूफान में चट्टान बनी रही। जेमी कहती हैं कि उनके जीवन की शुरुआत अगर किसी बाहरी मापदंड से देखी जाए तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें बिलियनर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्वालिफाई करता। लेकिन यहीं पर वो पाठक को झकझोरती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आपकी सर्कमस्टांसेस आपकी कहानी का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी कहानी का कंक्लूजन कभी नहीं हो सकती। वो बताती हैं कि अगर आप मान लेते हैं कि मैं इस जगह से हूं इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, तो आपने खुद ही अपने ग्रोथ को एक इनविजिबल सीलिंग दे दी है, और यही सीलिंग हमें रोकती है, हमारी सोच को कैद करती है और हमारी पोटेंशियल को खोखला कर देती है। जेमी इस चैप्टर में कई ऐसे पर्सनल किस्से शेयर करती हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने एक एक करके लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ा। जब वो कॉलेज में थी तो दूसरों की तरह उनके पास ब्रांडेड कपड़े या गाड़ी नहीं थी। उन्होंने वेट्रेस बनकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। उन्होंने ब्यूटी पैजेंट्स में हिस्सा लिया, क्योंकि वो जानती थीं कि अगर खुद को प्रूव करने का कोई तरीका है तो वो एक्शन के जरिए ही है। उनके लिए हर रिजेक्शन, हर ऑब्स्टेकल एक ऐसा चैलेंज था जो उन्हें याद दिलाता था कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे हालात से बड़ी है।
एक खास किस्सा वो उस समय का बताती हैं जब उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक एग्जीक्यूटिव कोर्स में दाखिला लिया। वो पहली बार किसी एलाइट एकेडमिक एनवायरनमेंट में आई थीं और शुरुआत में उन्हें लगा कि वो यहाँ फिट नहीं बैठती। लोग हाई प्रोफाइल थे, बैकग्राउंड्स प्रिविलेज थी और सब कुछ इंटिमिडेटिंग था। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि ये असहजता सिर्फ उनकी सोच का रिफ्लेक्शन है, न कि उनकी कैपेबिलिटी का। उन्होंने खुद से कहा, मैं जहां से आई हूं वो मायने नहीं रखता, मैं कहां जा रही हूं यही असली बात है। और इसी माइंडसेट ने उन्हें हर उस सिचुएशन में मजबूती से खड़ा रहना सिखाया जहां बाकी लोग उन्हें कमजोर समझते थे। जेमी ये भी बताती हैं कि जब उन्होंने आईटी कॉस्मेटिक शुरू किया तो उन्हें इंडस्ट्री का कोई इनसाइडर कनेक्शन नहीं था, ना ही उनके पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की शाइनी डिग्री थी और ना ही फैमिली मनी, लेकिन उनके पास था एक विजन, एक पर्पस और खुद पर विश्वास। उन्होंने हर उस सिचुएशन में खुद को फिट किया जहां उन्हें बाहर करने की कोशिश की गई। वो कहती हैं कि उन्होंने एक वक्त पर हर दिन खुद से ये अफर्मेशन दोहराना शुरू किया, Where I am from doesn't define where I am going, और यही वाक्य उनके लिए मंत्र बन गया। इस चैप्टर में जेमी उन लोगों की भी बात करती हैं जो अपने बैकग्राउंड से शर्मिंदा होते हैं। वो कहती हैं कि ये शर्म तब तक हमारा पीछा करती है जब तक हम उसे समझकर फेस नहीं करते। उन्होंने अपनी स्टोरी का इस्तेमाल अपनी स्ट्रेंथ की तरह किया। अपने कस्टमर्स को उन्होंने कभी ये नहीं छिपाया कि उनकी जर्नी इम्परफेक्ट थी, बल्कि उन्होंने इस इम्परफेक्शन को अपना रियल ब्रांड बना दिया। उनकी ऑथेंटिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनी, क्योंकि वो मानती हैं कि जब आप अपने ऑडियंस से अपने फ्लॉस के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप ट्रस्ट जीतते हैं, और ट्रस्ट ही हर चीज की नींव है। जेमी कहती हैं कि अगर आप एक ऐसी जगह से आते हैं जहां कुछ भी आसान नहीं था, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पहले से रेजिलियंस है। उन्होंने अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव के बावजूद कभी खुद पर से विश्वास नहीं खोया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि हमारे ड्रीम्स और हमारी ओरिजिन के बीच कोई संबंध नहीं है। सपने सिर्फ उनके पूरे नहीं होते जो प्रिविलेज्ड हों, बल्कि उनके भी पूरे होते हैं जो अपने अंदर की आग को जिंदा रखते हैं। वो इस अध्याय में ये भी समझाती हैं कि समाज हमेशा कोशिश करता है कि वो आपको आपके बैकग्राउंड से डिफाइन करे, कभी आपके एक्सेंट से, कभी आपके पहनावे से, कभी आपके पास ना होने वाली चीजों से। लेकिन जब आप खुद अपनी परिभाषा तय करना सीख लेते हैं, तब दुनिया आपकी लिमिट नहीं बनती, बल्कि आप खुद अपने लिए लिमिटलेस बन जाते हैं। जेमी इस चैप्टर को एक गहरे और भावनात्मक नोट पर खत्म करती हैं। वो पाठकों से कहती हैं कि चाहे आप किसी छोटे गांव से आते हों या किसी टूटे हुए परिवार से, या आपने गरीबी देखी हो या फिर रिजेक्शन, ये सब आपकी कहानी के चैप्टर्स हैं, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी नहीं है। आपकी डेस्टिनेशन इस बात से तय होती है कि आप हर सुबह किस सोच के साथ उठते हैं। क्या आप खुद को अपने बीते हुए कल का कैदी मानते हैं या आने वाले कल के निर्माता? क्योंकि सच्चाई बस इतनी है कि हम सब के पास अपना फ्यूचर शेप करने की शक्ति है। अगर हम इस एक ट्रूथ को दिल से मान लें कि वेयर यू कम फ्रॉम डजंट डिटरमिन वेयर यूर गोइंग, जब आप इस पर बिलीव करना शुरू करते हैं तो फिर कोई भी पास्ट आपको डिफाइन नहीं कर सकता और कोई भी भविष्य आपसे दूर नहीं रह सकता। चैप्टर 3, बिलीव इन द पावर ऑफ एम्ब्रेसिंग योर ट्रूथ। सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपको डर हो कि दुनिया उस सच को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जेमी कर्न लिमा इस अध्याय में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार रखती हैं कि आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप अपने भीतर के डर, शर्म और कमजोरियों के बावजूद अपनी सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आप अपने जीवन की सबसे शक्तिशाली वर्जन बन जाते हैं। बिलीव इन द पावर ऑफ एम्ब्रेसिंग योर ट्रूथ नामक ये अध्याय न केवल एक प्रेरक कहानी है, बल्कि ये रीडर्स को यह समझाने का आह्वान है कि ऑथेंटिसिटी सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल हथियार है। जेमी इस अध्याय की शुरुआत अपने टीवी एंकरिंग करियर के एक बेहद निजी अनुभव से करती हैं। उन्होंने उस दौर का जिक्र किया है जब वो न्यूज की दुनिया में थीं और हर दिन उन्हें अपने चेहरे पर मोटा मेकअप करना पड़ता था ताकि उनकी रोजासिया नाम की स्किन कंडीशन छुप जाए। रोज का कैमरा टेस्ट, प्रोड्यूसर्स के जजमेंटल कमेंट्स और अपनी इम्परफेक्शंस को छुपाते छुपाते उन्होंने खुद से दूर हो जाना शुरू कर दिया था। एक समय ऐसा आया जब वो खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराना भूल चुकी थीं, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनका असली चेहरा, उनकी सच्चाई इस दुनिया के लिए एनफ नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने कभी खुद को छुपाया है सिर्फ इसलिए कि वो एक्सेप्टेड, अप्रिशिएटेड या लव्ड महसूस करना चाहता था। जेमी स्वीकार करती हैं कि उन्होंने सालों तक उस सोच में जिया जहां फ्लॉलेस दिखना ही सफलता की कुंजी मानी जाती थी। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि जब आप अपने आप को छुपाते हैं तो आप न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी सच्चाई को छुपाकर नहीं,
बल्कि उसे अपना कर जिएंगी। जेमी ने अपने स्किन टोन को सेलिब्रेट करना शुरू किया और यही विजन बना IT कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन, एक ऐसा ब्रांड जो महिलाओं को सिखाता है कि उन्हें परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं बल्कि खुद से प्यार करने की जरूरत है। उन्होंने अपने एड कैंपेन्स में रियल वुमेन को लिया सुपर मॉडल्स की जगह, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ब्यूटी सिर्फ फ्लॉलेस चेहरों में नहीं बल्कि रियल चेहरे में है, उन चेहरों में जो इम्परफेक्शंस के साथ भी पावरफुल हैं। इस अध्याय में जेमी रीडर्स को चैलेंज करती हैं कि वो खुद से पूछें, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, या मैं अपनी सच्चाई के साथ अलाइन हूं। वो बताती हैं कि जब हम अपनी सच्चाई को अपनाते हैं तो हम वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की तरह जीने लगते हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए करेज चाहिए, खुद को स्वीकार करने के लिए आत्मबल चाहिए, और यही वो क्वालिटी है जो न केवल आपको आत्मसंतोष देती है बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करती है। जेमी उन दिनों का भी जिक्र करती हैं जब इन्वेस्टर्स उन्हें बार बार कहते थे कि उनका चेहरा टीवी के लिए अच्छा नहीं है और उनकी स्किन कंडीशन डिस्ट्रैक्शन है। कई बार उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें अपनी सच्चाई को दबा देना चाहिए, लेकिन हर बार उनका दिल यही कहता था, अगर मैं अपनी सच्चाई नहीं जीऊंगी तो मेरा ब्रांड हॉलो होगा। और यही रीजन बना उनके प्रोडक्ट के साथ साथ उनके मैसेज की सफलता का, क्योंकि दुनिया सच्चाई को पहचानती है, और जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं खड़े होते बल्कि लाखों लोग जो वही महसूस करते हैं वो आपसे कनेक्ट करते हैं। जेमी इस अध्याय में ये भी बताती हैं कि सच्चाई को अपनाना सिर्फ इम्परफेक्शंस को दिखाने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को महसूस करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सबसे जरूरी अपनी लाइट को भी शाइन करने देना। वो कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अपनी अचीवमेंट्स को छोटा करो, अपनी पेन को छुपाओ और अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल बनाओ। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को अधूरा बना लेते हैं। उनकी माने तो सच्चाई को अपनाने का मतलब है अपनी पूरी कहानी के साथ जीना, चाहे उसमें चोट हो, असफलता हो, गलतियां हो या डर, और फिर भी उस कहानी को गर्व से दुनिया के सामने रखना। यही ऑथेंटिसिटी है और यही आपको वो भरोसा देती है जिसकी ताकत बाकी सब चीजों से कहीं ज्यादा है। जेमी इस अध्याय को एक गहरे अनुभव के साथ समाप्त करती हैं। वो बताती हैं कि ओपरा विनफ्री ने जब पहली बार IT कॉस्मेटिक्स के बारे में सुना तो उन्होंने एक ही बात पर ब्रांड को पसंद किया, और वो थी जेमी की सच्चाई। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसमें सोल है, और यही सोल आता है जब आप अपनी सच्चाई को बिना फिल्टर के दुनिया के सामने रखने की हिम्मत करते हैं। यह चैप्टर सिर्फ एक लेसन नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है, अपने आप से एक वादा करने का कि अब से आप अपने हर डर, हर शर्म, हर इम्परफेक्शन को गले लगाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तभी आप दूसरों को भी ये करने की हिम्मत दे पाते हैं, और यही आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है। जब जेमी कहती हैं योर ट्रूथ इज योर सुपर पावर, तो वो कोई पोएटिक लाइन नहीं कह रही, वो उस हकीकत को कह रही हैं जो हर उस इंसान में छिपी होती है जो खुद से सच्चा होना सीखता है। और अगर आप आज से इस एक बात पर यकीन करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए आप न केवल अपनी जिंदगी बदल देंगे बल्कि इस दुनिया में एक ऐसा डिफरेंस ला सकते हैं जो किसी प्रोडक्ट, किसी कैंपेन या किसी पैसा बनाने की स्कीम से कहीं बड़ा होगा। चैप्टर 4, बिलीव यूर स्ट्रॉन्गर देन योर ऑपोजिशन इंक्लूडिंग मीन गर्ल्स। जब जिंदगी आपको बार बार ठुकराती है, जब आपके आसपास के लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं, और जब आपके रास्ते में हर मोड़ पर आलोचना, तिरस्कार और विरोध खड़ा होता है, तब क्या आप हार मान लेते हैं या और मजबूती से खड़े होते हैं? जेमी कर्न लिमा इस अध्याय में एक बेहद पर्सनल और तीखा सच साझा करती हैं कि जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो ऑपोजिशन यानी विरोध एक निश्चित हिस्सा बन जाता है। लेकिन आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि वो ऑपोजिशन आपको कितना दबाता है, बल्कि इस बात में है कि आप उसके सामने कैसे खड़े होते हैं, और यही वो हिम्मत है जो आपको बनाती है अंदर से अजेय। जेमी बताती हैं कि जब उन्होंने IT कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की तो उन्होंने ऑपोजिशन का सामना सिर्फ इन्वेस्टर्स या मार्केटप्लेस से नहीं किया, बल्कि उन महिलाओं से भी किया जिन्हें वो अपना ही सपोर्ट सिस्टम समझती थीं। वो कहती हैं कि जिंदगी में जो सबसे गहरे घाव होते हैं वो अक्सर उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा ट्रस्टेड समझते हैं। वो याद करती हैं कि जब वो अपने ब्रांड को टीवी पर लॉन्च करने वाली थीं तो कुछ महिला दोस्तों ने पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या इसे लगता है कि ये टीवी स्टार बन जाएगी, ये किसे बेवकूफ बना रही है? और ऐसे तमाम कमेंट्स ने जेमी को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन इस चैप्टर में जेमी यही सिखाती हैं कि जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब मीन गर्ल्स आपको आहत करते हैं, तो असल में वो आपकी लाइट से डरते हैं, वो आपकी चमक से डरते हैं, आपकी हिम्मत से डरते हैं, और इसीलिए वो कोशिश करते हैं
कि आपको वहीं रोक दिया जाए जहां आप खड़े हैं। जेमी ने सीखा कि ऐसे लोग आपको अपनी इनसिक्योरिटीज का शिकार बनाते हैं, लेकिन अगर आपने खुद को उनसे डिफाइन होने दिया तो आप वही बनेंगे जो वो चाहते हैं, न कि वो जो आप बन सकते हैं। वो बहुत ईमानदारी से बताती हैं कि ऑपोजिशन की चोट सिर्फ बाहर से नहीं लगती, वो अंदर घुल जाती है। जब लोग आपको बार बार बताते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो, तो एक समय के बाद आप भी सोचने लगते हैं कि शायद वो सही है। जेमी ने भी ये सब झेला, लेकिन फिर उन्होंने खुद को याद दिलाया कि हर बार जब उन्हें डाउट हुआ, उन्होंने एक चॉइस की, या तो वो उस डाउट को अलाउ करें कि वो उन्हें रोक दे, या फिर वो उस डाउट को अपने अंदर की आग को और ज्यादा भड़काने दें। जेमी इस अध्याय में ये भी कहती हैं कि ऑपोजिशन आपको जितना कमजोर बना सकता है, उतना ही वो आपको मजबूत भी कर सकता है, अगर आप उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। उन्होंने हर रिजेक्शन, हर मीन कमेंट, हर ताना और हर पीठ पीछे की गई बात को अपनी मोटिवेशन में बदल दिया। उन्होंने अपने अंदर एक मंत्रा बना लिया, माई सक्सेस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, और यही माइंडसेट उन्हें आगे ले गया जब बाकी लोग उन्हें पीछे खींचना चाहते थे। वो एक खास घटना का जिक्र करती हैं जब उन्हें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर पिच में इनवाइट किया गया था। वहां एक सीनियर वुमन एग्जीक्यूटिव ने उनकी कंपनी को सुनते ही कोल्डली रिस्पॉन्ड किया, यू आर टू इमोशनल अबाउट योर ब्रांड। और ये शब्द जेमी के दिल पर हथौड़े की तरह लगे, क्योंकि वो जानती थी कि एक पुरुष फाउंडर होता तो शायद उसे पैशनेट कहा जाता, लेकिन उन्हें इमोशनल कहा गया, एक कमजोर इरेशनल क्वालिटी की तरह। वो समझ गईं कि महिलाओं को अक्सर अपनी भावना दिखाने पर पनिश्ड किया जाता है, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी इमोशन को दबाएंगी नहीं, बल्कि उसे ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगी। जेमी रीडर्स को याद दिलाती हैं कि ऑपोजिशन हमेशा आपको बदलने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि आप अपनी आवाज धीमी कर लें, अपने सपने छोटे कर लें और खुद पर शक करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप उस ऑपोजिशन के बावजूद अपनी सच्चाई पर खड़े रहते हैं, तो वही ऑपोजिशन एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि जब आप टूटने से मना कर देते हैं तो आप बनते हैं अपने भविष्य के असली क्रिएटर। वो कहती हैं कि मीन गर्ल सिर्फ स्कूल में नहीं होते, वो वर्क प्लेसेस में होते हैं, सोशल सर्कल्स में होते हैं, और कभी कभी तो हमारे सबसे करीबी रिश्तों में भी होते हैं। लेकिन हर मीन कमेंट के जवाब में आपको मीन नहीं बनना है। आपको समझना है कि उनके शब्द उनके पेन का रिफ्लेक्शन है, न कि आपकी वर्थ का। जेमी ने सीखा कि ऑपोजिशन का सामना ग्रेस और डिग्निटी से करना ही असली मैच्योरिटी है, रिटेलिएशन या रिवेंज नहीं, बल्कि साइलेंस, सक्सेस और सेल्फ बिलीफ ही असली जवाब है। जेमी एक एम्पावरिंग कहानी शेयर करती हैं जब उन्होंने अपने एक सबसे बड़े डाउटर को अपने ब्रांड का लॉयल यूजर बनते देखा। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि ऑपोजिशन को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को साबित करने की जरूरत है। लेकिन वो साबित करना भी किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को करना है, क्योंकि आखिरकार दिन के अंत में आप अपने रिफ्लेक्शन से नजरें नहीं चुरा सकते। और अगर आपने खुद से ईमानदारी निभाई है, तो बाहरी आवाजें कभी आपका सच नहीं बदल सकती। इस अध्याय के अंत में जेमी कहती हैं कि ऑपोजिशन एक सबूत है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो फर्क डाल रहा है। अगर आप ऑपोजिशन महसूस कर रहे हैं तो समझिए आप रास्ते में हैं, और अगर कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझिए आप ऊपर उठ रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत तब सामने आती है जब आप ऑपोजिशन के सामने झुकने के बजाय और सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप उस ऑपोजिशन से ज्यादा मजबूत हैं। और जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह से मान लेते हैं, तो फिर कोई मीन गर्ल, कोई जजमेंटल इन्वेस्टर या कोई डाउट फिल्ड वॉइस आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 5, बिलीव इन द पावर ऑफ योर माइक्रोफोन। जब आप अपनी आवाज को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला डर यही होता है, क्या कोई सुनेगा भी? क्या मेरी आवाज मायने रखती है? और अगर मैं बोलूं भी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? जेमी कैर्न लिमा इस अध्याय में इन सभी सवालों का बेहद मार्मिक और प्रेरणादायक जवाब देती है। वो कहती हैं, हाँ, आपकी आवाज फर्क डालती है, हाँ, आपका बोलना जरूरी है, और हाँ, आपके पास जो माइक्रोफोन है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो आपकी सबसे शक्तिशाली संपत्ति हो सकती है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना सीख लें। जेमी इस अध्याय की शुरुआत उस पल से करती हैं जब उन्होंने महसूस किया कि वो अब सिर्फ आईटी कॉस्मेटिक्स की फाउंडर नहीं रही, बल्कि अब वो एक रोल मॉडल बन चुकी है, एक आवाज बन चुकी है उन तमाम महिलाओं के लिए जो अपनी स्किन, अपने लुक्स या अपनी पहचान को लेकर असहज महसूस करती थीं। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अब एक माइक्रोफोन है, एक प्लेटफॉर्म, एक मीडियम जिससे वो लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं, उन्हें एम्पावर कर सकती हैं, और सबसे अहम, उन्हें सुना सकती हैं जो अक्सर अनसुने रह जाते हैं। वो कहती हैं कि हम सबके पास अपना अपना माइक्रोफोन होता है। कभी वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, कभी वो हमारी कॉन्वर्सेशंस, कभी हमारी कंपनीज या प्रोजेक्ट्स, और कभी कभी सिर्फ हमारा प्रेजेंस।
लेकिन सवाल ये नहीं है कि माइक्रोफोन कितना बड़ा है, सवाल ये है कि आप उस पर क्या बोलते हैं, आप क्या कहानी साझा करते हैं, आप क्या संदेश भेजते हैं, और क्या आप अपने शब्दों को सच्चाई और हिम्मत से भरते हैं। जेमी ने अपनी आवाज का इस्तेमाल एक ऐसे आइडियल को तोड़ने के लिए किया जो लंबे समय से ब्यूटी इंडस्ट्री में गहराई से बैठा था कि सुंदरता सिर्फ एक खास तरीके की दिखने वाली महिला की होती है। उन्होंने रियल महिलाओं को हर उम्र, हर रंग, हर स्किन टोन और हर बॉडी टाइप की महिलाओं को रिप्रेजेंट किया, न कि इंडस्ट्री के पुराने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को। यही उनके माइक्रोफोन की ताकत थी। लेकिन इस रास्ते में डर भी था। वो स्वीकारती हैं कि उन्हें डर था। अगर मैं अपनी असल कहानी शेयर करूंगी तो क्या लोग मुझे जज करेंगे? अगर मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बोलूंगी तो क्या लोग मुझे कमजोर समझेंगे? क्या मेरी आवाज भी किसी के लिए रेलेवेंट है? लेकिन उन्होंने इन सभी डरों को हराया। उन्होंने जाना कि जब आप डर के बावजूद बोलते हैं तो वही आपकी आवाज को ताकतवर बनाता है, और जब आप अपनी सच्चाई बोलते हैं तो वो सच्चाई दूसरे लोगों को भी अपनी आवाज खोजने की हिम्मत देती है। जेमी इस अध्याय में एक और गहरी बात कहती है, साइलेंस भी एक मैसेज होता है। अगर आप अपनी कहानी नहीं सुनाते, अगर आप अपने अनुभव नहीं बांटते, तो आप सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं छिपा रहे होते, बल्कि उन हजारों लोगों की उम्मीद भी जो आपसे जुड़ सकते थे, जो आपकी कहानी से हीलिंग पा सकते थे। इसलिए जब आपके पास माइक्रोफोन हो तो उसका इस्तेमाल जरूर करें और इसे अपनी सच्चाई से भरें। वो एक उदाहरण देती हैं जब उन्हें एक स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने तय किया कि वो अपनी पूरी जर्नी इंक्लूडिंग ऑल द मेसी पार्ट्स बिना किसी शुगर कोटिंग के शेयर करेंगी। वहां मौजूद कई महिलाएं आंसुओं से भर गईं, क्योंकि पहली बार उन्होंने खुद को किसी की कहानी में देखा। और उस दिन जेमी को एहसास हुआ, माइक्रोफोन सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं है, वो दूसरों को खुद में पहचान दिलाने के लिए है। जेमी कहती हैं कि बहुत बार लोग सोचते हैं जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब बोलूंगी, लेकिन सच ये है कि आपकी आवाज सबसे ज्यादा जरूरी तब होती है जब आप रास्ते में होते हैं, जब आप जूझ रहे होते हैं, जब आप इम्परफेक्ट होते हैं, क्योंकि वहीं पर सच्चा कनेक्शन बनता है और वहीं से इंस्पिरेशन निकलती है। वो ये भी बताती हैं कि माइक्रोफोन की ताकत सिर्फ बड़े मंचों पर नहीं होती, कभी कभी वो ताकत आपके एक कमेंट में होती है, एक डीएम में, एक हॉनेस्ट कॉन्वर्सेशन में। उन्होंने खुद काउंटलेस मैसेजेस पाए उन महिलाओं से जिन्होंने कहा, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। और ये बात उन्हें बार बार याद दिलाती है कि कोई भी शब्द छोटा नहीं होता अगर वो दिल से निकला हो। जेमी हर रीडर को एनकरेज करती हैं कि वो अपनी स्टोरी को, अपनी ट्रूथ को, अपनी आवाज को न छुपाएं। चाहे आप इंट्रोवर्ट हों या एक्सट्रोवर्ट, स्पीकर हों या राइटर, क्रिएटिव हों या राइटर, क्रिएटिव हों या लॉजिकल, आपकी आवाज का एक पर्पस है, और वो पर्पस तभी पूरा होगा जब आप उसे दुनिया के सामने आने देंगे। चैप्टर के अंत में जेमी रीडर्स को एक जेंटल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर देती है, आपका माइक्रोफोन आपकी चॉइस है। आप साइलेंस चुन सकते हैं या आप ट्रूथ चुन सकते हैं। आप डर में रह सकते हैं या आप उस डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। और एक बार जब आप अपनी आवाज को जगह देते हैं तो वो सिर्फ आपकी ही नहीं रहती, वो उन सभी की बन जाती है जो अपने अंदर वो आवाज ढूंढ रहे थे। इसलिए चाहे आप किसी भी मोड़ पर हों, अपने अंदर के ट्रूथ को पहचानिए, उसे बोलिए, उसे जिंदा रखिए, क्योंकि आपकी आवाज से फर्क पड़ता है और आपके शब्दों में वो ताकत है जो किसी और के अंधेरे को रोशनी दे सकती है। चैप्टर 6, बिलीव इन द पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी। इस दुनिया में जहां दिखावे का शोर बहुत ज्यादा है, जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी सबसे चमकदार तस्वीरें दिखा रहा है, वहां सबसे साहसी चीज क्या हो सकती है? जेमी कर्न लिमा के लिए इसका जवाब है ऑथेंटिसिटी, यानी अपनी असली, बिना फिल्टर की पहचान के साथ दुनिया के सामने आना। इस अध्याय में जेमी ये साबित करती हैं कि जब आप अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीते हैं तो न सिर्फ आप खुद को पाते हैं बल्कि दूसरों को भी छू लेते हैं। जेमी की कहानी हमें बताती है कि ऑथेंटिसिटी कोई चालाकी से बनाई गई रणनीति नहीं होती, न ही ये कुछ बेचने का तरीका है। ये एक साहसी विकल्प होता है। हर उस पल में जब आप दिखावा कर सकते थे तब सच्चाई को चुनना। उन्होंने सीखा कि जब वो अपने ब्रांड IT कॉस्मेटिक्स में असली महिलाओं को दिखा रही थीं, बिना एडिट किए चेहरे, बिना छिपाए इम्परफेक्शंस, तब उन्होंने न सिर्फ करोड़ों का कारोबार खड़ा किया बल्कि लाखों दिलों में भरोसा भी जगाया। अध्याय की शुरुआत जेमी की एक गहरी इंट्रोस्पेक्शन से होती है। वो कहती हैं कि उनके जीवन के कुछ सबसे कठिन पल वो थे जब वो दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए अपनी असलियत छुपा रही थीं, जब वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थीं कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर से वो टूटी हुई थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद से और दूसरों से सच्चे होने का फैसला किया, उनका जीवन बदलने लगा। वो स्वीकारती हैं कि ऑथेंटिक बनना आसान नहीं होता, खासकर तब जब चारों तरफ कंपटीशन हो, जजमेंट हो और समाज एक
परफेक्शन पैकेज की मांग करता हो। लेकिन फिर भी अगर आप लंबे समय तक मीनिंग, पीस और इम्पैक्ट चाहते हैं तो ऑथेंटिसिटी ही एकमात्र रास्ता है जो आपको वहां ले जाता है। जेमी इस चैप्टर में कुछ बेहद पर्सनल अनुभव साझा करती हैं, जैसे जब उन्होंने एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर मीटिंग में इंटेंशनली अपनी रोजासिया और बिना मेकअप वाला चेहरा दिखाया ताकि वो साबित कर सकें कि उनके प्रोडक्ट्स असली लोगों के लिए बने हैं और ये उनकी अपनी सच्चाई है। उस वक्त लोग हतप्रभ थे। किसी ने ऐसा पहले नहीं किया था, लेकिन यही कदम उन्हें दूसरों से अलग बनाता है और आखिरकार उन्हें सफल भी बनाता है। वो बताती हैं कि लोगों का दिल जीतने का सबसे पक्का तरीका ये नहीं है कि आप उन्हें वाव करें, बल्कि ये है कि आप उन्हें फील कराएं कि आप उनकी तरह हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने फ्लॉज, अपनी असुरक्षाओं और अपनी इंसानियत को छिपाए नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। एक दिल छू लेने वाला हिस्सा इस अध्याय में तब आता है जब जेमी बताती हैं कि उनकी सफलता का असली आधार किसी फ्लैशी पिच डेक में नहीं था, बल्कि उस मोमेंट में था जब उन्होंने ओपरा विन्फ्री के सामने रोते हुए अपनी कहानी बताई थी। बिना डर के, बिना दिखावे के ओपरा ने उन्हें तब देखा, समझा और सपोर्ट किया। और यही ऑथेंटिसिटी का जादू है। वो हमें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं छोड़ता, बल्कि खुद को सेलिब्रेट करने की आजादी देता है। जेमी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करती हैं फेक कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस के बीच। फेक कॉन्फिडेंस तब होती है जब आप खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस तब होती है जब आप खुद को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं और उसी रूप में आगे बढ़ते हैं। दुनिया को आपकी पॉलिश वर्जन की जरूरत नहीं है, उसे आपके रॉ, रियल, इम्परफेक्ट लेकिन पैशनेट वर्जन की जरूरत है। वो कहती हैं कि जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हैं सही लोगों को, सही कस्टमर्स, सही फ्रेंड्स, सही पार्टनर्स, और इससे भी अहम, आप खुद से जुड़ पाते हैं। क्योंकि सच्ची सफलता वो नहीं होती जो सिर्फ बाहर दिखे, वो होती है जो अंदर से संतोष दे। जेमी इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज भी देती हैं। अपने आप से पूछो, क्या मैं वो वर्जन दिखा रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि लोग देखें, या मैं वो वर्जन जी रहा हूं जो मैं सच में हूं? अगर जवाब सामने से अनकंफर्टेबल है तो वहीं से आपके ऑथेंटिक बनने की शुरुआत होती है। वो ये भी स्वीकारती हैं कि ऑथेंटिक बनना एक बार का काम नहीं है, ये रोजाना का चुनाव है। हर बातचीत में, हर निर्णय में, हर असफलता और सफलता में। जब आप किसी रिजेक्शन को छिपाने के बजाय उसके बारे में खुलकर बात करते हैं, जब आप किसी जीत को शेयर करते हुए उसके पीछे के संघर्ष को भी दिखाते हैं, तब आप सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे होते, आप कनेक्शन बना रहे होते हैं। इस अध्याय में जेमी बार बार इस बात को दोहराती हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सच्चाई है। आपकी सबसे रेयर क्वालिटी ये है कि आप सिर्फ आप हैं और कोई और आपकी तरह नहीं है। और जब आप अपनी इस सच्चाई को अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका पर्पस साफ होता है और आपकी एनर्जी दूसरों तक रियल तरीके से पहुंचती है। चैप्टर के अंत में वो रीडर से आग्रह करती हैं, कृपया अपनी कहानी को डाइल्यूट मत कीजिए, उसे एडिट मत कीजिए सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरे को कंफर्टेबल लगे। आपकी सच्चाई वो चिंगारी है जो किसी और के अंधेरे में रोशनी बन सकती है। ऑथेंटिसिटी से जुड़ी ये जेमी की सीख हमें याद दिलाती है कि अगर हम खुद बनने की हिम्मत रखें तो यही सबसे बड़ी सफलता है, और यही वो विश्वास है जो अंदर से बाहर तक रोशनी फैलाता है। चैप्टर 7, बिलीव यू कैन गो फ्रॉम अंडर एस्टिमेटेड टू अनस्टॉपेबल। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब लोग हमें कम आंकते हैं, हमारी क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं और हमें बताते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। लेकिन ऐसे पलों में जब दुनिया आपको कमजोर समझती है, वहीं से आपकी असली ताकत पैदा होती है। जेमी कर्नलिमा इस अध्याय में यही दिखाती हैं कि जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं तब आप सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं अगर आप खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। जेमी ने अपनी जिंदगी में कई बार खुद को अंडरडॉग के रूप में पाया। लोग उन्हें सिर्फ एक ब्यूटी पैजेंट गर्ल मानते थे जिसके पास ना सही कनेक्शंस थे, ना इंडस्ट्री बैकग्राउंड और ना ही कोई फैंसी रिज्यूम। कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और मेकअप इंडस्ट्री के लीडर्स ने उनसे कहा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नहीं कर पाओगी और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। लेकिन जेमी के अंदर वो आग थी जो दूसरों के डाउट से नहीं बल्कि खुद के फेथ से जल रही थी। वो बताती हैं कि सबसे पहला कदम अनस्टॉपेबल बनने का ये है कि आप दूसरों की वैलिडेशन की प्रतीक्षा करना बंद करें। आपको किसी दूसरे के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी पोटेंशियल नहीं देख पा रहे वो आपकी जर्नी के आर्किटेक्ट नहीं है। ये पहचानना जरूरी है कि आपकी वैल्यू आपके काम में, आपके हार्ट में और आपके विजन में है, न कि किसी और के परसेप्शन में। जेमी उस कठिन दौर को याद करती हैं जब इट कॉस्मेटिक्स को बार बार रिजेक्ट किया गया था। सेफोरा ने उन्हें ठुकराया, डिपार्टमेंट स्टोर्स ने उनकी इमेज का जवाब तक नहीं दिया, इन्वेस्टर्स ने उनकी बातों को हल्के में लिया।
हर एक रिजेक्शन उनके आत्मविश्वास को चैलेंज कर रहा था। लेकिन जहां कई लोग रुक जाते, जेमी वहां जिद बनाकर खड़ी रही। वो बताती हैं कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट उनके जीवन में वो था जब उन्होंने खुद से ये पूछा, क्या मैं खुद पर बिलीव करती हूँ, भले ही पूरी दुनिया मुझे नकार रही हो। और जैसे ही जवाब हाँ आया, उनकी ताकत दोगुनी हो गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि भले ही रास्ते में कितने भी पत्थर आए, वो उन्हें सीढ़ी में बदलेंगी। जेमी ये भी स्वीकारती है कि अंडर एस्टिमेटेड होना पेनफुल होता है, ये आपको हर्ट करता है, आपका ईगो चीरता है, लेकिन वो इसे एक गिफ्ट मानती हैं क्योंकि ये आपको खुद को प्रूव करने की भूख देता है। ये आपको हर उस चीज के लिए पुश करता है जो आप हैं और जो आप बन सकते हैं। उन्होंने इसे फ्यूल बनाया और इस फ्यूल से उन्होंने वो उड़ान भरी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो ओपरा विनफ्री के एक एडवाइस को याद करती हैं, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। जेमी के लिए हर रिजेक्शन एक लेसन था, हर डाउट एक डायरेक्शन था। उन्होंने अपने विजन को रिफाइन किया, अपने बिजनेस को इम्प्रूव किया और अपनी आवाज को और मजबूत बनाया। उन्होंने वो दिखाया जो कोई और नहीं दिखा सका, कि जब एक औरत अपनी सच्चाई के साथ खड़ी होती है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इस अध्याय में जेमी एक बेहद प्रेरणादायक कहानी शेयर करती हैं। जब उन्हें लॉरियल द्वारा आईटी कॉस्मेटिक्स को 2 बिलियन में एक्वायर किया गया था, जो लोग कभी उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे वही अब उनकी ताकत का लोहा मान रहे थे। और सबसे खास बात, उस डील में वो लॉरियल के 100 साल के इतिहास में पहली महिला बनी जो कंपनी के बोर्ड में शामिल हुई। यही है अंडर एस्टिमेट से अनस्टॉपेबल बनने की परिभाषा। जेमी एक पावरफुल एक्सरसाइज सुझाती है। उन सब लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने कभी आपको कम आंका, फिर उनके हर एक शब्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। वो बताती हैं कि कभी कभी दुनिया आपको बार बार बताएगी कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तब आपको खुद से कहना होगा, मैं जरूर करूंगी। अध्याय के अंत में जेमी रीडर्स को ये सिखाती हैं कि अंडर एस्टिमेटेड होना कोई कर्स नहीं है, ये एक चुपचाप मिली ब्लेसिंग है, क्योंकि जब लोग आपको नहीं देख रहे होते तब आप बिना किसी प्रेशर के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। जब लोग आप पर स्पॉटलाइट नहीं डालते तब आप अपनी फायर खुद जला सकते हैं। वो कहती हैं, अनस्टॉपेबल बनना टैलेंट का खेल नहीं है, ये कंसिस्टेंसी, ग्रिट और फेथ का खेल है। जब आप बार बार उठते हैं तब आप अजय बनते हैं। जब आप लोगों की नकारात्मकता को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं तब आप उड़ने लगते हैं। इस पूरे अध्याय का मूल संदेश है, आपको दूसरों की नजर में खास दिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद की नजर में अजय बनना चुन लें, दुनिया भले ही आपको अंडर एस्टिमेट करे, लेकिन अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दें तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी कल्पना भी दुनिया नहीं कर सकती। चैप्टर 8, बिलीव इन सेरेंडिपिटी। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, और ऐसे ही मोड़ों पर जहां हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम सेरेंडिपिटी कहते हैं, यानी वो सुखद संयोग जो अचानक हमारे जीवन में आता है और सब कुछ बदल देता है। जेमी कर्न लिमा इस अध्याय में इसी जादुई विचार पर बात करती हैं कि कैसे जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे उलझे हुए पलों में भी कुछ अच्छा घट सकता है अगर हम भरोसा बनाए रखें। जेमी बताती हैं कि कैसे उन्होंने सेरेंडिपिटी को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की तरह नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन की तरह अपनाया। उनके लिए यह महज लत नहीं थी, बल्कि एक स्पिरिचुअल विश्वास था कि जब आप सही दिशा में सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तब जिंदगी वो मौके आपके सामने लाती है जिनकी आपने प्रार्थना भी नहीं की होती। उनकी कहानी ओपरा के साथ शुरू होती है। ओपरा के शो में आईटी कॉस्मेटिक्स के बारे में कोई सेगमेंट नहीं था, न कोई इनविटेशन आया था, न ही कोई प्लान, लेकिन एक रैंडम संयोग की तरह ओपरा की टीम ने एक दिन उनकी कंपनी को नोटिस किया। जेमी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कभी ओपरा को पर्सनली नहीं कांटेक्ट किया था, लेकिन आईटी कॉस्मेटिक्स की जेन्युइन ऑथेंटिसिटी और उनकी खुद की कोशिशें इतनी पक्की थीं कि यूनिवर्स ने खुद रास्ता बना दिया। जेमी समझाती हैं कि सेरेंडिपिटी तब आती है जब हम अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से और अपने सच्चे इरादों से किसी गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं, भले ही दुनिया हमें नोटिस ना करे। उन्होंने कई बार रिजेक्शन झेले, बड़ी कंपनियों से नो सुना और दरवाजे बंद होते देखे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। और तब जब लीस्ट एक्सपेक्टेड था, जिंदगी ने उन्हें ऐसे मौके दिए जो उनकी सोच से परे थे। वो बताती हैं कि सेरेंडिपिटी सिर्फ बैठकर इंतजार करने से नहीं आती, ये तब आती है जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं, भले ही रास्ता साफ न हो। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ चीजें संयोग से हो गईं, लेकिन असल में वो हर रोज की कंसिस्टेंसी, मेहनत और इनर कॉलिंग का नतीजा होती हैं। जेमी एक टचिंग कहानी शेयर करती हैं। जब उनकी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी और पैसे की तंगी थी, उस समय उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सही कर रही हूं? और उसी हफ्ते उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया क्यूबीसी नेटवर्क से,
जो उन्हें अपने ब्यूटी शो में लाइव आने का मौका दे रहे थे। ये कॉल उनके लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन की तरह था, जिसने न सिर्फ उनकी कंपनी को बचाया बल्कि आईटी कॉस्मेटिक्स को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। वो ये भी कहती हैं कि सेरेंडिपिटी को पहचानना और उस पर विश्वास करना भी एक स्किल होती है। बहुत से लोग ऐसे मौके को अरे ये तो बस लक था कहकर टाल देते हैं, लेकिन जेमी मानती हैं कि हर संयोग के पीछे एक पर्पस छुपा होता है और उस पर्पस को समझने के लिए हमें अपनी स्पिरिट को जागरूक रखना पड़ता है। जेमी ये स्पष्ट करती हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी से जीते हैं, जब हम ऑथेंटिक रहते हैं और जब हम अपने उस इनर वॉइस को फॉलो करते हैं जो हमें बार बार कहती है हार मत मानो, तभी सेरेंडिपिटी हमारे रास्ते में फूलों की तरह खिलती है। वो कहती हैं कि हमें छोटे संयोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक स्ट्रेंजर से मिली हुई मोटिवेशन, किसी रैंडम पोस्ट से मिली क्लैरिटी या किसी पुराने दोस्त की सडन मदद, ये सब संकेत होते हैं कि यूनिवर्स हमारे फेवर में काम कर रही है। इस अध्याय का एक और बड़ा संदेश है, जब आपको लगे कि आपकी प्रेयर सुनी नहीं जा रही है, तब याद रखिए हो सकता है कि आपके लिए कुछ और बड़ा तैयार किया जा रहा हो। जेमी का मानना है कि कभी कभी जो चीजें हमें नहीं मिलती वही हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद होती हैं। इसलिए उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरियल सफर में एक नियम बना लिया था, कीप मूविंग, ट्रस्ट द टाइमिंग, सरेंडर द हाउ। यानी आप बस चलते रहिए, टाइमिंग पर भरोसा रखिए और ये सोचने की चिंता छोड़ दीजिए कि कैसे होगा, बस विश्वास कीजिए कि होगा जरूर। अंत में जेमी रीडर्स को ये याद दिलाती हैं कि सेरेंडिपिटी कोई पैसिव कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक एक्टिव सरेंडर है। जब आप अपने इरादों को साफ रखते हैं, अपने एक्शंस को कंसिस्टेंट रखते हैं और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं, तब जिंदगी आपको ऐसे ब्लेसिंग्स देती है जो आपने मांगे तक नहीं होते। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो जाते हैं, तब रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, और जब वो रास्ते खुलते हैं तब आपको सिर्फ एक चीज करनी होती है, अपने विश्वास की रोशनी में उन रास्तों पर चल देना। चैप्टर 9, बिलीव लाइफ इजंट मेंट टू डू अलोन। जिंदगी के सफर में कई बार हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। अपने सपनों, संघर्षों और संघर्ष की कहानियों के बीच ऐसा लगता है जैसे सारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही है और कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन इस अध्याय में जेमी कर्न लिमा हमें एक बेहद जरूरी और दिल से जुड़ा हुआ सबक देती हैं कि जिंदगी अकेले जीने के लिए नहीं बनी है। जेमी बहुत ईमानदारी से स्वीकार करती हैं कि उनके करियर की शुरुआत में उन्होंने खुद को हर चीज में अकेला महसूस किया। उन्हें लगा कि अगर वो किसी से मदद मांगेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। उन्हें लगता था कि उन्हें खुद ही हर जवाब ढूंढना चाहिए, खुद ही हर समस्या से लड़ना चाहिए और खुद ही हर रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और उन्होंने अपने बिजनेस, रिश्तों और आत्मा की गहराई से सीखना शुरू किया, उन्हें समझ आया कि ये सोच उन्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रही थी। जेमी बताती हैं कि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हमारी आत्मा को कनेक्शन की जरूरत होती है, बिलोंगिंग की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा सोफेद। चैप्टर 11, बिलीव हेटर्स आर जस्ट कंफ्यूज्ड सपोर्टर्स। हर इंसान को अपने जीवन में ऐसे लम्हे देखने पड़ते हैं जब उसे किसी और की आलोचना, नकारात्मकता या तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। कभी ये लोग सीधे कुछ बोलते हैं तो कभी चुपचाप पीठ पीछे वार करते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, जब आप अपने सपनों के पीछे दौड़ लगाते हो, तो ऐसे लोग और भी ज्यादा नजर आने लगते हैं। जेमी कर्न लिमा के लिए भी ये राह आसान नहीं रही। उन्होंने जितनी बार आगे बढ़ने की कोशिश की, उतनी ही बार किसी न किसी ने उन्हें खींचने की भी कोशिश की। और ऐसे हर मौके पर उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल चीज सीखी कि अक्सर जो लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं, वे खुद किसी डर, कमी या भ्रम से जूझ रहे होते हैं। जेमी बताती हैं कि जब उन्होंने आईटी कॉस्मेटिक्स शुरू किया था, तब उन्हें कितनी बार नो सुनने को मिला, और वो भी सिर्फ इन्वेस्टर्स या बायर्स से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी जिन्हें वो कभी जानती तक नहीं थी। लोग कहते थे कि वो कैमरे लायक नहीं है, उनका चेहरा टीवी फेस नहीं है, वो बहुत मोटी है, बहुत। केवल उनकी बातें सुनी, बल्कि उन्हें रिसोर्सेज, आइडियाज और इमोशनल सपोर्ट दी। उस दिन जेमी ने जाना कि किसी से मदद मांगना हार मानना नहीं होता, बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक होता है कि हम इंसान एक दूसरे के लिए हैं। जेमी का मानना है कि सही रिश्ते, चाहे वो दोस्ती हो, मेंटोरशिप हो या टीम वर्क, हमारी यात्रा को न सिर्फ आसान बनाते हैं, बल्कि उसे गहराई, स्थिरता और खुशी से भर देते हैं। अकेले चलने वाला सफर भले तेज लग सकता है, लेकिन साथ मिलकर चलने वाला सफर दूर तक जाता है। वो इस बारे में भी बात करती हैं कि कैसे उन्हें ओपरा विन्फ्री जैसी महिलाओं के साथ जुड़ने का मौका मिला, जिन्होंने न केवल उन्हें प्रेरणा दी, बल्कि उन्हें अपलिफ्ट भी किया। लेकिन यह सिर्फ ओपरा जैसा बड़ा नाम नहीं था, यह उनके जीवन के उन छोटे छोटे कनेक्शंस का भी नतीजा था
जो उन्होंने ईमानदारी, विश्वास और ओपननेस के साथ बनाए थे। जेमी अपने पाठकों को चैलेंज देती हैं कि वे खुद से पूछें, क्या वे अकेले चलने की आदत के आदी हो चुके हैं? क्या वे दूसरों से कनेक्ट करने में डरते हैं? क्या वे मानते हैं कि मदद मांगना उन्हें कमजोर दिखाएगा? और अगर हाँ, तो वो अब इस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने का समय आ गया है। वो कहती हैं कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपको समझे, जो आपकी कहानी में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखे और जो आपके सफर में साथ चलने को तैयार हो। कभी कभी वो व्यक्ति आपके पास पहले से होता है, लेकिन आप उसे खोलने नहीं देते। तो सबसे पहले अपने दिल के दरवाजे को खोलिए। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कनेक्शन सिर्फ लेने के लिए नहीं होते, देना भी उतना ही जरूरी होता है। जब आप किसी और को सहारा देते हैं तो आप खुद भी इमोशनली एम्पावर्ड महसूस करते हैं। जिंदगी में सबसे अच्छी फीलिंग वही होती है जब आप किसी और के अकेलेपन में उसकी रोशनी बन सकें। जेमी का अनुभव कहता है कि अकेलापन हमारे समय की एक सबसे बड़ी महामारी है और इससे लड़ने का एक ही तरीका है, दिल से जुड़े रिश्ते जिनमें जजमेंट नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस हो। वो कहती हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर दीजिए जिनके साथ आप खुद को 100% ऑथेंटिकली बांट सकें। और अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं तो खुद पहल कीजिए, रीच आउट कीजिए। भरोसा करना होता है, खुद से कहना होता है, मैं जानती हूं मैं कौन हूं और मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। और यही सेल्फ अवेयरनेस, यही कॉन्फिडेंस जेमी की सबसे बड़ी ताकत बनी। एक और दिलचस्प बात जेमी ने सीखी, कभी कभी हेटर्स आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जब कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते तो आप में कुछ जलता है, एक आग पैदा होती है जो आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करती है। वो आग कहती है, अब मैं ये करके दिखाऊंगी, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जो किसी और की जजमेंट से डरा बैठा है। जेमी ने हर नकारात्मक अनुभव को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने हर आलोचना को अपनी कहानी में एक नई लेयर के रूप में जोड़ा। और जब उन्होंने ओपरा शो में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो उसी मेकअप के साथ थीं जो उन्होंने खुद बनाया था और उसी चेहरे के साथ जिसे लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। जेमी इस चैप्टर में ये भी कहती हैं कि आप किसी की नेगेटिविटी को अपने सच का हिस्सा नहीं बनने दे सकते। सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। चैप्टर 10, बिलीव इन बीइंग ब्रेव ओवर बीइंग लाइक। जिंदगी के बहुत से मोड़ों पर हम उस दुविधा से गुजरते हैं जहां हमें ये चुनना होता है, सच बोलें या चुप रहें, अपनी आत्मा की आवाज सुने या लोगों की पसंद के मुताबिक चलें, बहादुर बने या बस पसंद किए जाने की उम्मीद में खुद को छोटा कर लें। जेमी कर्न लिमा इस अध्याय में एक बेहद गहरी बात कहती हैं, अगर आपको किसी एक को चुनना पड़े तो बहादुर बनना पसंद किए जाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। जेमी बताती हैं कि उन्हें भी अपने जीवन में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े जहां उन्हें सामने वाले की नाराजगी का डर था, लोगों को डिसअपॉइंट करने का डर, रिजेक्शन का डर और यह डर कि कहीं लोग उन्हें जज न करें। ये सब उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये सीखा कि अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले खुद को खो बैठेंगे। और एक बार आप अपनी सच्चाई से हट गए तो जो भी कामयाबी मिलेगी वो अधूरी लगेगी। वो एक खास कहानी साझा करती हैं जब उन्होंने एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपने ब्रांड का प्रेजेंटेशन दिया। वो इन्वेस्टर उनके ब्रांड के विजन को नहीं समझ पाया और जेमी से कहा कि अगर वो अपने ब्रांड को सफल बनाना चाहती हैं तो उन्हें मॉडल्स की जगह ब्यूटीफुल वुमेन का इस्तेमाल करना होगा। जेमी को साफ साफ समझ आ गया कि इस आदमी के लिए सुंदरता एक ही सांचे में ढली हुई है, स्लिम, फ्लॉलेस, परफेक्ट फीचर्स वाली। लेकिन जेमी ने जो मेकअप ब्रांड खड़ा किया था वो हर उम्र, हर रंग, हर साइज की महिलाओं के लिए था। उस पल में जेमी के पास दो विकल्प थे, या तो वो उस इन्वेस्टर की बात माने और फंडिंग लें या फिर अपनी सच्चाई पर डटी रहें और ना कहें। उन्होंने ना कहा। वो जानती थी कि ये एक मुश्किल निर्णय था, लेकिन उन्होंने बहादुरी को चुना क्योंकि उन्हें पता था कि वो अगर आज ये समझौता कर लेंगी तो आगे चलकर उन्हें खुद पर गर्व नहीं रहेगा। जेमी कहती हैं कि जब भी हम अपने लिए खड़े होते हैं, अपने सच को चुनते हैं, तो हम भले ही शॉर्ट टर्म में रिजेक्शन झेलें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही हमारी आत्मा को शांति देता है। बहादुरी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन सच्ची संतुष्टि वहीं से आती है। वो बताती हैं कि कई बार हम लड़कापन से ही इस कंडीशनिंग में ढल जाते हैं कि हमें नाइस बनना है, सबकी हाँ में हाँ मिलानी है और किसी को नाराज नहीं करना है। लेकिन यही आदत हमें धीरे धीरे ऐसा इंसान बना देती है जो खुद के प्रिंसिपल्स को दबा देता है, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो। जेमी लिखती हैं कि एक दिन वो आईना देख रही थीं और उन्हें अपना रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो किसी और की उम्मीदों पर जी रही थीं, न कि अपने असली वजूद के साथ। वो एक और उदाहरण देती हैं, जब उनकी टीम के कुछ सदस्य उनके आइडिया से सहमत नहीं थे और दबाव था कि वो उस निर्णय को बदलें।
उस समय उन्होंने फैसला लिया कि वो पॉपुलर निर्णय नहीं लेंगी बल्कि सही निर्णय लेंगी, क्योंकि लीडरशिप में सबसे बड़ा साहस यही होता है, लोगों की वाहवाही से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनना। जेमी ये भी समझाती है कि हमेशा बहादुर बनना मतलब एग्रेसिव या रूड होना नहीं है। इसका मतलब है साफ, ग्राउंडेड और कंपैशनेट होकर अपने सच के साथ खड़े रहना। जब आप बाउंड्री सेट करते हैं, जब आप ना कहना सीखते हैं, जब आप अपनी आवाज को दबने नहीं देते, तब आप एक सच्चे वॉरियर बनते हैं। कहती हैं कि पसंद किए जाने की चाहत एक बॉटमलेस पिट है। आज आप एक को खुश करेंगे, कल दूसरा नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल्स, अपनी इंटेग्रिटी और अपने मिशन के साथ खड़े रहते हैं तो आपका आत्मसम्मान अडिग रहेगा। जेमी का मानना है कि इस दुनिया को औरतों और मर्दों की जरूरत है जो अपने मूल्यों के लिए खड़े हों, इवन व्हेन देयर वॉइस शेक्स। हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो ऑथेंटिक हों, ना कि बस एग्रीएबल। वो कहती हैं कि हमारी दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच्चाई के लिए खड़े हो सकें, इवन इफ इट मीन्स they'll be misunderstood, mocked और even rejected। एक बेहद खूबसूरत लाइन इस अध्याय की आत्मा को समेटती है, डोंट ट्रेड योर ट्रूथ फॉर अप्रूवल, क्योंकि अप्रूवल की कीमत पर जी जाने वाली जिंदगी हॉलो होती है, लेकिन अपनी सच्चाई के साथ जीने वाली जिंदगी, चाहे कितनी भी चुनौतियों भरी हो, वो अंदर से रेडियंट होती है। जेमी अपने रीडर्स को चैलेंज देती हैं कि वे सोचें, क्या आज वो कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कोई उनसे वो उम्मीद कर रहा है? क्या वो अपने सपनों को इस डर से दबा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? अगर हाँ, तो अब वक्त है बहादुर बनने का। वो ये भी कहती हैं कि बहादुरी हर बार बड़े जेस्चर्स में नहीं होती। कई बार बहादुरी होती है न कहने में, बाउंड्रीज बनाने में, अपने विचार साफ कहने में और यहाँ तक कि अपनी गलतियों को स्वीकार करने में। हर बार जब आप अपने सच्चे सेल्फ को चुनेंगे, आप थोड़ा और फ्री महसूस करेंगे। अंत में जेमी अपने पाठकों से कहती हैं, लोग आपको पसंद करें या ना करें, वो उनके लेंस का मामला है, लेकिन आप जब खुद को पसंद करते हैं, अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं, तभी असली संतोष और आंतरिक शक्ति मिलती है। ये अध्याय उन सभी के लिए एक प्यार भरा झटका है जो अप्रूवल के पीछे भागते भागते अपनी सच्चाई को भूल बैठे हैं। जेमी हमें याद दिलाती हैं कि असली जीत तब है जब आप खुद के रिफ्लेक्शन को देखकर मुस्कुरा सकें, क्योंकि आपने बहादुरी को चुना था। चैप्टर 11, बिलीव हेटर्स आर जस्ट कंफ्यूज्ड सपोर्टर्स। हर इंसान को अपने जीवन में ऐसे लम्हे देखने पड़ते हैं जब उसे किसी और की आलोचना, नकारात्मकता या तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। कभी ये लोग सीधे कुछ बोलते हैं तो कभी चुपचाप पीठ पीछे वार करते हैं। और जब आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, जब आप अपने सपनों के पीछे दौड़ लगाते हो, तो ऐसे लोग और भी ज्यादा नजर आने लगते हैं। जेमी कर्न लिमा के लिए भी ये राह आसान नहीं रही। उन्होंने जितनी बार आगे बढ़ने की कोशिश की, उतनी ही बार किसी न किसी ने उन्हें खींचने की भी कोशिश की। और ऐसे हर मौके पर उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल चीज सीखी कि अक्सर जो लोग हमें नीचे गिराना चाहते हैं, वे खुद किसी डर, कमी या भ्रम से जूझ रहे होते हैं। जेमी बताती हैं कि जब उन्होंने IT कॉस्मेटिक्स शुरू किया था, तब उन्हें कितनी बार नो सुनने को मिला, और वो भी सिर्फ इन्वेस्टर्स या बायर्स से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी जिन्हें वो कभी जानती तक नहीं थी। लोग कहते थे कि वो कैमरे लायक नहीं है, उनका चेहरा TTV फेस नहीं है, वो बहुत मोटी है, बहुत आम दिखती है। किसी ने कहा कि उनके पास वो ग्लैमर नहीं है जो एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड चलाने वाली औरत में होना चाहिए। इस तरह के ताने, इनकार और आलोचनाएं किसी को भी तोड़ सकती थीं, लेकिन जेमी ने एक दूसरी सोच अपनाई। उन्होंने हर उस नफरत भरे कमेंट को एक रिमाइंडर की तरह लिया कि वो किस वजह से ये सब कर रही हैं, ताकि हर उस इंसान को रिप्रेजेंट कर सकें जो कभी खुद को कॉस्मेटिक एड्स में नहीं देख पाया, जो कभी फील नहीं कर पाया कि वो भी सुंदर है। जेमी ने धीरे धीरे समझा कि बहुत बार जो लोग हमें हेट करते हैं, वे दरअसल खुद से लड़ रहे होते हैं। शायद वे खुद अपने आप से नफरत करते हैं, या फिर उनके अपने सपने अधूरे रह गए होते हैं। जब वो देखते हैं कि कोई और कुछ कर रहा है जो वो कभी करना चाहते थे, तो उनके भीतर जलन और असुरक्षा जाग जाती है और वो इनसिक्योरिटी हेड के रूप में बाहर आती है। जेमी कहती हैं कि जब भी किसी ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्होंने खुद को याद दिलाया कि शायद वो व्यक्ति भी कभी किसी रिजेक्शन या तकलीफ से गुजरा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी बातें सही हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी न होने दें। एक बार जेमी ने एक बहुत ही अहम लेसन सीखा जब एक मशहूर इन्वेस्टर ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने सोचा था कि शायद ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उस आदमी ने उनके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, आई जस्ट डोंट थिंक वुमेन विल बाय मेकअप फ्रॉम समवन हु लुक्स लाइक यू। ये एक क्रूर टिप्पणी थी जो किसी के भी आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकती थी, लेकिन जेमी ने इसे अपना ब्रेकिंग पॉइंट नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे अपना बिल्डिंग पॉइंट बना दिया।
उन्होंने इसे सबूत बना दिया कि उन्हें ऐसा एक ब्रांड बनाना है जो हर तरह की सुंदरता को सेलिब्रेट करे। उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपने प्रोडक्ट्स में ऐसे मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगी जो असल जिंदगी से हों, सिर्फ फोटो रेडी चेहरे नहीं। इस जर्नी में उन्होंने ये भी जाना कि आपको हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत बार साइलेंस सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप अपने काम से जवाब देते हैं, जब आपकी सफलता खुद बोलती है, तब आपके क्रिटिक्स भी चुप हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना होता है। खुद से कहना होता है, मैं जानती हूं मैं कौन हूं और मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। और यही सेल्फ अवेयरनेस, यही कॉन्फिडेंस जेमी की सबसे बड़ी ताकत बनी। एक और दिलचस्प बात जेमी ने सीखी, कभी कभी हेटर्स आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जब कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते तो आप में कुछ जलता है, एक आग पैदा होती है जो आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करती है। वो आग कहती है, अब मैं ये करके दिखाऊंगी, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जो किसी और की जजमेंट से डरा बैठा है। जेमी ने हर नकारात्मक अनुभव को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने हर आलोचना को अपनी कहानी में एक नई लेयर के रूप में जोड़ा। और जब उन्होंने ओपरा शो में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो उसी मेकअप के साथ थी जो उन्होंने खुद बनाया था, और उसी चेहरे के साथ जिसे लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। जेमी इस चैप्टर में ये भी कहती हैं कि आप किसी की नेगेटिविटी को अपने सच का हिस्सा नहीं बनने दे सकते। सिर्फ इसलिए कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप योग्य नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा कि आप बहुत आम हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप खास नहीं हो सकते। वो कहती हैं कि जब आप अपने अंदर की सच्चाई को पकड़ कर रखते हैं, तब बाहरी आवाजें आपकी ताकत को कम नहीं कर सकती। आपको ये याद रखना होगा कि हेटर्स आपके रास्ते का हिस्सा हैं, लेकिन आपके गंतव्य का फैसला नहीं कर सकते। जेमी के लिए सबसे अहम सबक यही रहा कि जब आप खुद में विश्वास रखते हैं तो आप उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़ सकते हैं। वो कहती हैं कि हमें हर उस इंसान के लिए रोशनी बननी है जो अभी भी अंधेरे में है, जो अभी भी दूसरों की जजमेंट से डरता है। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हो तो आप सिर्फ अपनी कहानी नहीं बदलते बल्कि दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा देते हो। इस पूरे चैप्टर का सार यही है कि आप जितना बड़ा सपना देखेंगे उतनी ही ज्यादा आवाजें आपको रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन उन आवाजों को आप अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। जब आप जान जाते हैं कि हेटर्स सिर्फ कंफ्यूज्ड सपोर्टर्स हैं जो शायद कभी खुद को सपोर्ट नहीं कर पाए, तो आप उन्हें जज नहीं करते, आप उन्हें रोकते भी नहीं, आप बस आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। चैप्टर 12, बिलीव इन नोइंग योर वैल्यूज एंड लिविंग देम। जब जिंदगी की रफ्तार तेज हो, जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए तमाम आवाजें तुम्हारे कानों में गूंज रही हों और जब बाहरी दुनिया की चमक तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हो, तब खुद से जुड़ा रहना, अपने अंदर के सच को याद रखना और अपने मूल्यों के साथ जी। इस अध्याय में जेमी कर्न लिमा हमें यही समझाने की कोशिश करती हैं कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी की नींव अपने मूल्यों पर रखनी होगी, क्योंकि सफलता तब तक अधूरी है जब तक वो तुम्हारे अंदर के सच से मेल नहीं खाती। जेमी बताती हैं कि जब आईटी कॉस्मेटिक्स नाम की उनकी कंपनी बड़ी हो रही थी, तब उन्होंने कई ऐसे मोड़ देखे जहां उन्हें विकल्प मिला, या तो वो मार्केट की मांग के हिसाब से झुक जाएं या फिर अपने विश्वासों और मान्यताओं के साथ खड़ी रहें। और हर बार जब उन्होंने अपने मूल्यों के खिलाफ जाने की कोशिश की, उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। एक बार उन्हें सलाह दी गई कि अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को अधिक कमर्शियल और ग्लैमरस दिखाएं तो ज्यादा बिकेंगे, लेकिन उनकी आत्मा जानती थी कि उन्होंने इस कंपनी को इसीलिए बनाया था ताकि हर महिला, चाहे वो किसी भी रंग, आकार या उम्र की हो, खुद को खूबसूरत महसूस कर सके। और अगर वो उसी नकली सौंदर्य मानकों को आगे बढ़ाती तो वो अपने सबसे मूल उद्देश्य से गद्दारी कर रही होती। यह वह क्षण था जहां उन्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ी और उन्होंने वही किया जो उनके दिल ने कहा। उन्होंने वास्तविकता, ईमानदारी और समावेशिता को चुना, भले ही इसका मतलब धीरे चलना ही क्यों ना हो। यह कहानी सिर्फ जेमी की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी में असली खुशी और अर्थ की तलाश कर रहा है। बहुत बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि सफलता का मतलब पैसा, शोहरत या बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन अगर वो सफलता तुम्हारे मूल्यों के खिलाफ हासिल हुई है तो वो एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खा जाता है। जेमी यहाँ पर एक गहरा सवाल उठाती हैं, क्या तुम्हारी सफलता तुम्हें शांति देती है या बेचैनी? क्या तुम वो इंसान बन रहे हो जो तुम बनने आए थे, या वो जो समाज चाहता है कि तुम बनो? उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए जो लॉजिक के खिलाफ थे, जो बिजनेस की भाषा में नुकसानदेह थे, लेकिन उनके दिल की आवाज से मेल खाते थे। और हर बार जब उन्होंने अपने मूल्यों के अनुसार कदम उठाया, तब भले ही शुरुआत में कठिनाई हुई हो, लेकिन अंत में वही रास्ता उन्हें सच्ची सफलता और आत्मसंतोष की ओर ले गया। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है,
अपने वैल्यूज को जानना ही काफी नहीं है, उन्हें जीना ज्यादा जरूरी है। हम सब अपने बारे में कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, दयालु हैं या साहसी हैं, बट क्या हमारे डिसीजंस वाकई इन गुणों को दर्शाते हैं? क्या जब कोई कठिन फैसला लेना होता है तब भी हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं? क्योंकि सच्चा मूल्य वही होता है जो चुनौती के वक्त भी हमारे व्यवहार में दिखे, न कि सिर्फ तब जब सब कुछ आसान हो। जेमी एक घटना बताती हैं जहां उन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप ठुकरा दी क्योंकि उस ब्रांड के विचार उनके ब्रांड के मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने पैसे को चुना होता तो शायद उनका ब्रांड आज और भी बड़ा होता, लेकिन आत्मा की आवाज को सुनना और उस पर चलना उन्हें ज्यादा बड़ा इंसान बनाता है। ये छोटे छोटे लेकिन साहसी फैसले ही उनकी असली जीत हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि अगर तुम्हारे मूल्यों का स्पष्टता से पता नहीं है तो तुम दूसरों के मूल्यों के अनुसार जीने लगते हो, तब हर इन्फ्लुएंसर, हर ट्रेंड, हर बिजनेस गुरु तुम्हारे लिए रास्ता तय करने लगेगा। लेकिन जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या मूल्यवान है और किस चीज से तुम समझौता नहीं कर सकते, तब तुम अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करते हो। तुम हर फैसले को अपने कोर वैल्यूज की कसौटी पर तौलते हो और इस तरह एक ऐसा जीवन जीते हो जो सच में तुम्हारा है, बोरोड नहीं। इस पूरी यात्रा में जेमी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारा कंपास है। बाहरी दुनिया चाहे जितनी भी लाउड हो, तुम्हारे अंदर एक शांत स्थिर आवाज है जो जानती है कि तुम्हारे लिए सही क्या है। उस आवाज को सुनना और उस पर चलना ही असली जीत है। वो कहती हैं कि उनके करियर में सबसे बड़े रिग्रेट वो नहीं थे जो गलतियां उन्होंने की, बल्कि वो थे जब उन्होंने अपनी वैल्यूज के खिलाफ समझौता किया, भले ही वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। और उन्होंने सीखा कि सच्ची शांति वही देती है जो तुम्हारे दिल से निकलती है, न कि दुनिया की तालियों से। अंत में जेमी पाठकों को यह सलाह देती हैं कि अपने वैल्यूज को पेपर पर लिखिए, उन्हें समझिए और हर दिन के डिसीजंस को उनके अनुरूप बनाइए। जब कोई नया ऑफर आए, कोई नया अपॉर्चुनिटी हो या कोई कठिन परिस्थिति सामने हो, अपने मूल्यों को अपनी गाइड बनाइए, क्योंकि जब तुम अपने मूल्यों के साथ जीते हो तो भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन आत्मा शांत होती है और यही वह शांति है जो किसी भी ट्रॉफी या टाइटल से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। इस अध्याय के जरिए जेमी हमें सिखाती हैं कि जिंदगी की असली जीत वही है जो अपने अंदर की सच्चाई के साथ मेल खाए। ऐसा जीवन जीना जो दिखावे में अच्छा लगे लेकिन अंदर से खोखला हो, किसी काम का नहीं। लेकिन जब हम अपने विश्वासों और मूल्यों के अनुसार जीते हैं, तब हर दिन, हर फैसला, हर जीत एक सच्ची मुस्कान लेकर आता है। यही है असली सफलता, जब तुम वही हो जो तुम हो और जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सच की आवाज बन जाए। चैप्टर 13, डोंट बिलीव इन बैलेंस, इट्स अ लाई। बैलेंस एक ऐसा शब्द जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एक ऐसा विचार जो हमें लगता है कि हमें मानसिक शांति देगा, सफलता और जीवन के बीच सामंजस्य बिठाएगा। लेकिन जेमी कर्न लिमा की जिंदगी ने उन्हें एक कड़वा सच सिखाया। ये जो बैलेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये दरअसल एक झूठ है। एक ऐसा झूठ जो हमें लगातार अपराधबोध में रखता है, एक ऐसा झूठ जो हमें यह यकीन दिलाता है कि अगर हम हर चीज को बराबरी से नहीं निभा रहे तो हम असफल हैं। पर जेमी ने महसूस किया कि असली जीवन ऐसा नहीं चलता। जिंदगी का असली स्वरूप बैलेंस नहीं बल्कि सीजन होता है, जिसमें कभी कुछ ज्यादा होता है और कभी कुछ कम, और यही लय होती है एक सफल जीवन के। जेमी ने जब IT कॉस्मेटिक शुरू किया था तब उनके दिमाग में भी ये बैलेंस वाला भ्रम था। उन्हें लगता था कि वो अगर एक अच्छी पत्नी है तो एक सफल बिजनेस वुमन नहीं बन सकती, और अगर उन्होंने अपनी कंपनी पर फोकस किया तो शायद अपने रिश्तों को खो देंगी। हर दिन ऐसा लगता जैसे किसी एक रोल को निभाते हुए वो दूसरे रोल में असफल हो रही हैं। अगर वो ऑफिस में देर तक रुकती तो अपराध बोध होता कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे रही। अगर वो थोड़ी देर घर पर आराम करती तो मन में एक आवाज गूंजती, तू अपनी टीम के लिए नहीं है, तू पीछे रह रही है। इन्हीं असंतुलनों के बीच उन्होंने धीरे धीरे एक गहरा सच समझा, जीवन में हर चीज को बराबर समय और ऊर्जा नहीं दी जा सकती। कभी कभी किसी एक चीज को प्राथमिकता देनी ही पड़ती है, और इसका मतलब यह नहीं कि आप बाकी चीजों को महत्व नहीं देते, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि आप जानते हैं किस वक्त किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है। यह संतुलन नहीं है, यह सीजन है, यानी जीवन के अलग अलग मौसम जिनमें हमारी प्राथमिकताएं भी बदलती रहती हैं। जेमी बताती हैं कि जब उनकी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी तब उन्होंने कई ऐसे मौके देखे जब उन्हें दोस्तों के साथ पार्टियों, परिवार की छुट्टियों और यहाँ तक कि किसी प्रियजन के जन्मदिन को छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस समय कंपनी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और हाँ, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें अपने दोस्तों या परिवार से प्यार नहीं था, बल्कि उस समय उनका सीजन ऐसा था जिसमें वो अपना सब कुछ कंपनी को दे रही थी। ये एक कठिन निर्णय था, पर उन्होंने इसे अपनाया।
क्योंकि उन्होंने ये सच्चाई स्वीकार की कि बैलेंस को पकड़ने की कोशिश में वो खुद को ही थका रही थीं। वो बताती हैं कि जब उन्होंने ये सच समझा कि बैलेंस एक झूठ है, तब उन्होंने खुद से अपराध बोध को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। अब वो खुद से ये नहीं कहती थीं कि तू एक बुरी बेटी है या तू एक असफल बीवी है, बल्कि वो खुद से कहती थीं, आज का सीजन ये है कि मैं कंपनी को प्राथमिकता दे रही हूँ, कल शायद मैं रिश्तों को दूंगी। और यही बदलाव उनके भीतर एक नई शांति लेकर आया। जेमी ने एक और खास बात महसूस की। समाज खासकर महिलाओं से ये उम्मीद करता है कि वो हर रोल में परफेक्ट हों। उन्हें एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनना है, एक प्यार करने वाली माँ, एक आकर्षक जीवन साथी, एक आत्म देखभाल करने वाली महिला और एक खुशमिजाज इंसान भी। ये सारी भूमिकाएं एक साथ निभाना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी समाज ये दबाव डालता है कि अगर कोई महिला ऐसा नहीं कर रही तो उसमें कुछ कमी है। जेमी ने इस दबाव को सीधे सीधे झूठ कहने की हिम्मत दिखाई। उनकी टीम के साथ भी यही अनुभव रहा। उन्होंने देखा कि जो लोग इस बैलेंस की दौड़ में खुद को थकाते हैं, वो अंततः निराशा और आत्मसंदेह से भर जाते हैं, जबकि जो लोग अपनी प्राथमिकताओं को सीजनल तरीके से तय करते हैं, वो ज्यादा ऊर्जा से भरे रहते हैं और लंबे समय तक सफलता की यात्रा में टिके रहते हैं। यही वजह थी कि जेमी ने अपनी कंपनी की संस्कृति में भी इस बात को शामिल किया कि बैलेंस कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक भ्रम है। असली बात यह है कि आप हर पल में अपनी सच्चाई और प्राथमिकता को पहचानें। एक दिल छू लेने वाला किस्सा जेमी शेयर करती हैं। जब आईटी कॉस्मेटिक्स को लोरियल ने अधिग्रहित किया और उनकी जिंदगी एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरी, तब उनके आसपास कई लोगों ने कहा, अब तुम्हारे पास समय है, अब सब कुछ बैलेंस में ला सकती हो। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जब एक बड़ा सपना पूरा होता है, तब एक और नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। अब उनकी प्राथमिकता टीम की भलाई और उनके लिए भविष्य की रणनीति बनाना बन गई थी। यानी बैलेंस का परफेक्ट पल कभी आता ही नहीं, हर वक्त कुछ नया सामने होता है जो पूरी प्राथमिकता मानता है। इस चैप्टर में जेमी एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं, क्या हम उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो है ही नहीं? और जवाब देती हैं, हाँ, अगर हम बैलेंस के पीछे भाग रहे हैं तो हम एक ऐसी चीज का पीछा कर रहे हैं जो सिर्फ किताबों और इंस्टाग्राम पोस्ट्स में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। फिर वो एक और बहुत अहम उदाहरण देती हैं, एक महिला कर्मचारी का जिसने बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली और वापसी पर अपराध बोध से भर गई। जेमी ने उससे कहा, क्या तुम जानती हो कि यही तुम्हारा सीजन था, तुम्हारे बच्चों के साथ समय बिताना, और इसका कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। उस महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पहली बार खुद को दोषी नहीं महसूस कर रही थी। जेमी ने इस तरह के कई उदाहरणों को अपनी टीम में नॉर्मलाइज। इस चैप्टर का एक गहरा सबक यह भी है कि जब हम बैलेंस को एक लक्ष्य मानते हैं तो हम हमेशा फेल महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को सीजन की तरह समझते हैं तो हम हर फैसले को उसकी जरूरत और वक्त के हिसाब से लेते हैं और खुद के प्रति दयालु हो पाते हैं। खुद को इस भ्रम से बाहर निकाल पाना ही असली आजादी है। जेमी के शब्दों में, बैलेंस इजंट रियल, व्हाट्स रियल इज द करेज टू चूज व्हाट मैटर्स मोस्ट राइट नाउ। यही हिम्मत है, यही आत्मस्वीकृति है और यही वह दर्शन है जो उन्होंने अपने संघर्षों और अनुभवों से सीखा है। वो कहती हैं, जब हम खुद से यह कहना शुरू करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो इस वक्त सबसे जरूरी है, तब हम खुद को दोषी नहीं बल्कि शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। इस चैप्टर का अंत एक बेहद सशक्त आत्मस्वीकृति के साथ होता है। मैं बैलेंस में नहीं हूं, पर मैं सच में हूं, और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तब आप अपने जीवन को उसकी असल लय में जीने लगते हैं, और तभी आप अपनी ऊर्जा, अपनी करुणा और अपने विजन के साथ सच में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 14, बिलीव इन गिविंग व्हाट यू नीड। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जिसकी हमें जरूरत होती है, और तब हमें लगने लगता है कि दुनिया ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन जेमी कर्न लिमा ने अपनी जिंदगी से एक बहुत गहरी बात सीखी। जब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, अकेला महसूस करो या अधूरा महसूस करो, उसी वक्त तुम्हारे पास किसी और को वो देने की ताकत होती है जो तुम खुद पाना चाहते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा जादू इसी पल में छुपा है, जब तुम खुद तकलीफ में हो और तब भी किसी और को प्यार, हिम्मत या सहारा दे पाते हो। ये अध्याय इसी विचार की गहराई में उतरता है और जेमी हमें अपने जीवन के उन लम्हों में लेकर जाती है जब उसने दूसरों को वही दिया जिसकी उसे खुद को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जेमी याद करती है जब वह एक पब्लिक इवेंट में गई थी जहां वह पूरी तरह इमोशनली ड्रेन्ड थी। आइटियास्मेटिक्स की जर्नी उस वक्त अपने कठिन मोड़ पर थी। असफल इन्वेस्टर मीटिंग्स, रिजेक्शन लेटर्स और हर तरफ से डाउट की आवाजें। उस दिन जब वह इवेंट में पहुंची, वो अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। उसे किसी की जरूरत थी जो उसकी आंखों में देखे और कहे,
तुम ये कर सकती हो, तुम्हारे पास वो सब है जो चाहिए। लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था। मगर तभी उसने देखा कि एक नई एंटरप्रेन्योर किसी कोने में अकेली खड़ी है, शायद उसी तरह डर और असुरक्षा में डूबी हुई जैसे जेमी खुद को महसूस कर रही थी। और जेमी ने उसे देखा, उसके पास गई और उसके दिल को छूने वाली बातें कह दी। तुम्हारे पास वो स्पार्क है जो दुनिया बदल सकता है। कभी डाउट मत करना अपने आप को। और उस महिला की आंखों में जो चमक लौटी, उसने जेमी को हील कर दिया। जेमी बताती है कि गिविंग सिर्फ मटेरियल चीजों तक सीमित नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि हम खुद ही खाली हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा पावरफुल गिफ्ट्स वही होते हैं जो दिल से आते हैं। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक सुनती हुई आवाज, एक समझदारी भरी चुप्पी, या एक हाथ जो किसी का सहारा बन जाए। जब जेमी सबसे ज्यादा इनसिक्योर थी अपने लुक्स को लेकर, उसने दूसरों को ब्यूटी का एहसास दिलाया। जब वो खुद को पावरलेस महसूस कर रही थी, तब उसने दूसरों को उनके वॉइस की ताकत का यकीन दिलाया। और जब वह खुद वैलिडेशन चाहती थी, तब उसने दूसरों को उनकी वर्थ याद दिलाई। एक बार जेमी एक इंटरव्यू में थी जहां उनसे पूछा गया, व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? और उसने जवाब दिया, आई गिव व्हाट आई नीड। ये जवाब किसी रिहर्स्ड पिच की तरह नहीं था, बल्कि उसकी रूह से निकला था, क्योंकि वाकई यही उसका मंत्र बन चुका था। जब तुम हार मानने के कगार पर हो और फिर भी किसी और को उम्मीद दे पाते हो, तब तुम खुद को बचा लेते हो। जब तुम ब्रोकन हो और फिर भी किसी और को जोड़ पाते हो, तब तुम खुद को रिपेयर करते हो। जेमी मानती है कि यह साइकिल आत्मा की गहराई से जुड़ी हीलिंग का हिस्सा है। कई बार लोग पूछते थे कि वह इतनी पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन कहां से लाती है, जबकि उनकी खुद की जिंदगी में मुश्किलें चल रही होती थीं। और जेमी का जवाब सीधा था, क्योंकि मैं वही देती हूं जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो कहती हैं कि ये सिर्फ किसी सेल्फ हेल्प कोट की फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का तरीका है। जैसे अगर तुम्हें सुनने वाला कोई चाहिए तो किसी और की बात सुनो। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो किसी और को प्यार दो। अगर तुम्हें कोई एनकरेजमेंट चाहिए तो किसी को चीयर करो। ये एक स्पिरिचुअल बूमरैंग की तरह काम करता है। जो तुम देते हो वही लौट कर आता है, कई गुना बढ़कर। जेमी ने इट कॉस्मेटिक्स के शुरुआती सालों में जब रिजेक्शन पे रिजेक्शन झेले, तब वह बार बार खुद को याद दिलाती रही कि उसकी जर्नी सिर्फ उसके लिए नहीं है। हो सकता है वह जो प्रोडक्ट बना रही है वह किसी ऐसे इंसान के लिए कॉन्फिडेंस लेकर आए जो शायद खुद को कभी ब्यूटीफुल महसूस नहीं करता था। हो सकता है वो मैसेज जो वो दुनिया तक पहुंचा रही है वो किसी टीनेजर को खुद को अपनाने का साहस दे दे। और यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। हर बार जब वो खुद टूटी होती थी, वो किसी और को उस दर्द से बाहर निकालने का प्रयास करती थी, और यही हीलिंग का सबसे सच्चा रूप था। जेमी एक बहुत गहरे अनुभव को साझा करती है जब उसने अपनी मां को एक कठिन मेडिकल सिचुएशन में सपोर्ट किया। उस समय जेमी खुद इमोशनली शैटर्ड थी, पर जब उसने मां की आंखों में डर देखा तो उसने अपने डर को पीछे रखकर मां को हिम्मत दी। और उस प्रोसेस में उसने खुद को भी हिम्मत दी, क्योंकि जब हम किसी और को उठाते हैं तब हम खुद को भी उठाते हैं। इस चैप्टर का एक और बड़ा संदेश यह है कि गिविंग एक कॉन्शियस चॉइस है। हमें हर दिन अपने आप से यह पूछना चाहिए, आज मुझे क्या चाहिए, और फिर वही किसी और को देना चाहिए। अगर आज तुम्हें पेशेंस चाहिए तो किसी और की गलती को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें एनकरेजमेंट चाहिए तो किसी और के छोटे एफर्ट्स की सराहना करो। इस अभ्यास से एक हैबिट बनती है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वो ताकत भर देती है जिसकी तुम खुद तलाश कर रहे होते हो। जेमी ने यह भी महसूस किया कि जब हम सिर्फ अपनी जरूरतों पर फोकस करते हैं तो हमारी एनर्जी इनवर्ड चली जाती है, हम खुद तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब हम आउटवर्ड फोकस करते हैं, जब हम दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं, तो वही एनर्जी हमें ज्यादा एक्सपेंसिव और रिजिलियंट बना देती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जरूरतें खत्म हो जाती हैं, बल्कि हम उन्हें पूरी करने का एक और तरीका सीख लेते हैं, दूसरों के जीवन में रोशनी बनकर। इस चैप्टर में जेमे इस बात को भी जोर देकर कहती हैं कि कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर दिखते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। इसलिए दूसरों को अपलिफ्ट करने की आदत, जजमेंट से ज्यादा कंपैशन को चुनना और हर इंटरेक्शन को हीलिंग का मौका समझना, यही एक नई अवेयरनेस का हिस्सा है। वो कहती हैं कि हमें इस बात की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि जब हम खुद खाली महसूस करें तब भी किसी और को भरने की कोशिश करें, लेकिन यह एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे सहज बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद चौंक जाते हो कि तुम कितना कुछ दे चुके हो और उस प्रोसेस में खुद कितने हील्ड हो चुके हो। जेमी का मैसेज साफ है, तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए दुनिया से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम वो सब खुद से दे सकते हो। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब तुम किसी और को वो देते हो जिसकी तुम्हें जरूरत है,
तो जिंदगी किसी न किसी रूप में तुम्हारे लिए वही लेकर लौटती है। शायद वो शब्दों में हो, शायद एक अपॉर्चुनिटी में, शायद किसी कनेक्शन में, या शायद उस इनर पीस में जो सबसे दुर्लभ गिफ्ट है। अंत में जेमी कहती हैं कि गिविंग एक फॉर्म ऑफ पावर है। ये वो तरीका है जिससे हम खुद को एम्पावर कर सकते हैं, तब भी जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हो। गिविंग से हम स्कैर्सिटी से अबंडेंस में बदल जाते हैं, हेल्पलेसनेस से स्ट्रेंथ में बदल जाते हैं, और लोनलीनेस से कनेक्शन में बदल जाते हैं। जब भी अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ चाहिए, उस पल को एक सेक्रेड अवसर की तरह देखो, किसी और को वही देने का जो तुम्हारे भीतर अधूरा है, और देखो कैसे तुम्हारी अपनी जिंदगी भरने लगती है, उम्मीद से, हीलिंग से और पर्पस से।
चैप्टर 16 बिलीव इन मिरेकल्स एंड इन ओपरा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम न तो पीछे जा सकते हैं और न ही आगे बढ़ने का रास्ता साफ दिखता है। ऐसा ही कुछ जेमी कैर्न लिमा के साथ भी हुआ था। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थीं जहां मेहनत और उम्मीद तो थी, लेकिन नतीजे और पहचान अब तक कोसों दूर थे। हर दिन वो आईटी कॉस्मेटिक्स को एक ब्रांड बनाने में लगी थीं, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ मेकअप नहीं, आत्मविश्वास भी देता हो। लेकिन राह आसान नहीं थी। बार बार रिजेक्शन, बार बार सवाल और बार बार वही जानी पहचानी ठोकरें। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ओपरा विन्फ्री के शो सुपर सोल संडे से एक कॉल आया। उस कॉल ने उनके जीवन की दिशा ही नहीं, उसकी गहराई भी बदल दी। जेमी उस वक्त तक थक चुकी थीं। शरीर थका नहीं था, लेकिन आत्मा थक चुकी थी। उन्होंने कंपनी शुरू करने के बाद कई साल संघर्ष में बिता दिए थे। हर छोटे बड़े रिटेलर से संपर्क किया, हर टीवी चैनल पर पिच किया और हर फॉर्मूले को और बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने शरीर पर खुद एक कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके लाइव टीवी पर दिखाया था। अपनी परफेक्ट न दिखने वाली स्किन को ऑन एयर उजागर किया था, ताकि महिलाएं खुद को उस स्क्रीन पर देख सकें, ताकि कोई और भी यह कह सके, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। लेकिन दुनिया उनकी भाषा बहुत देर से समझी। बहुत सी कंपनियों ने उन्हें नकारा। तुम कैमरा फ्रेंडली नहीं हो, तुम्हारी स्किन में दाग है, तुम्हारे बाल टीवी लायक नहीं है। ऐसे ऐसे तर्क दिए गए कि किसी का भी आत्मविश्वास डगमगा जाए। ओपरा से कॉल आना किसी परी कथा जैसा था। जेमी को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने उस कॉल को एक स्कैम समझा, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी उन्हें एहसास हुआ कि यह सच है। ओपरा ने इफ कॉस्मेटिक्स को खुद इस्तेमाल किया था और उन्हें वह पसंद आया था। ओपरा ने खुद जेमी को कॉल किया और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे शो में आओ और अपनी कहानी बताओ। और बस उसी पल से जेमी की जिंदगी ने एक और करवट ली। जेमी याद करती हैं कि ओपरा के साथ बातचीत में जो वार्मथ, जो सच्चाई और जो इंसानियत थी, उसने उन्हें रुला दिया। ओपरा के शब्दों में एक ऐसी ताकत थी जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर की थकावट को भी धो डालती है। ओपरा ने न सिर्फ उन्हें पहचाना, बल्कि उन्हें वो मंच दिया जहां लाखों महिलाएं उन्हें सुन सकें, उनकी कहानी से जुड़ सकें और खुद को पहचान सकें। सुपर सोल संडे के एपिसोड के दौरान जेमी ने ओपरा के सामने बैठकर वो सब कहा जो उनके दिल में बरसों से दबा हुआ था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी स्किन की समस्या को छुपाने की बजाय अपनाया, कैसे उन्होंने फ्लॉज को अपनी ताकत बनाया और कैसे एक एक प्रोडक्ट के पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक मिशन था। मिशन हर महिला को उसकी असली खूबसूरती का एहसास दिलाने का। ओपरा ने जब कहा कि आई सी यू, तब जेमी को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आत्मा को किसी ने सच में देखा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ ओपरा से मिलने की नहीं है। यह कहानी उस आस्था की है जो बिना किसी प्रूफ के चलती रही। जेमी मानती हैं कि ओपरा से मिलना एक चमत्कार था, लेकिन उस चमत्कार से पहले उन्होंने खुद को हर मोड़ पर तैयार किया था। उन्होंने वो हर कॉल किया जो ना पर खत्म हुआ। उन्होंने वो हर ईमेल भेजा जिसका जवाब कभी नहीं आया। उन्होंने वो हर स्टेप लिया जिसमें कोई गारंटी नहीं थी। और शायद यही है चमत्कार की असली परिभाषा। चमत्कार कोई अचानक गिरी हुई बिजली नहीं है। चमत्कार वो होता है जब आप अपनी पूरी जान लगाकर बार बार गिरकर उठते हैं और फिर एक दिन ब्रह्मांड आपको एक मौका देता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। जेमी कहती है कि ओपरा उनके लिए सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं थी, वो उस डिवाइन कॉन्फर्मेशन की तरह थी जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि तुमने कुछ खास नहीं है, तब ओपरा ने कहा तुम हो वो खास। और उस वैलिडेशन ने न केवल जेमी को और अधिक मजबूती दी, बल्कि एक नई दिशा भी। उस इंटरव्यू के बाद आईटी कॉस्मेटिक्स की पहचान रातों रात बदल गई। लोग उनके ब्रांड को सिर्फ मेकअप नहीं, बल्कि एक मूवमेंट समझने लगे। लेकिन जेमी उस इंटरव्यू से मिली पहचान से ज्यादा उस इमोशनल कनेक्शन को संभाल कर रखना चाहती थीं जो ओपरा से उन्हें मिला था। उन्होंने ओपरा को एक गिफ्ट भेजा, एक छोटा सा हैंड रिटन नोट और एक स्पेशल प्रोडक्ट। उस नोट में सिर्फ एक बात थी, थैंक यू फॉर सीइंग मी। और शायद यही सबसे बड़ी बात थी, कोई आपको देखे, आपके भीतर की सच्चाई को, आपके संघर्ष को और आपकी आत्मा को। जेमी कहती हैं कि ओपरा से मिलना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। उस अनुभव ने उन्हें यह भी समझाया कि जब हम अपने गिफ्ट्स को दुनिया के सामने रखने से डरते हैं, तो हम न केवल खुद को रोकते हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो हमारे गिफ्ट से जुड़ सकते थे। अगर ओपरा ने अपने गिफ्ट्स को दुनिया से छुपाया होता, तो शायद जेमी जैसी हजारों लड़कियों को कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इसलिए जेमी इस अध्याय में हमें सिखाती हैं कि चमत्कार होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते कि अचानक आसमान से कुछ गिर पड़ा। वो उन कदमों में छुपे होते हैं जो हम तब भी उठाते हैं जब कोई नहीं देख रहा। वो उन सच्चाइयों में छुपे होते हैं जिन्हें हम तब भी बोलते हैं जब कोई नहीं सुन रहा। वो उन सपनों में छुपे होते हैं
जिन्हें हम तब भी देखते हैं जब पूरा सिस्टम हमें नींद की गोलियां देना चाहता है। और आखिर में जेमी यही कहती हैं, ओपरा से मिलना उनका मिराकल था, लेकिन ओपरा से मिलने से पहले उन्होंने वो हर छोटा कदम लिया जो उन्हें उस चमत्कार की ओर ले गया। उन्होंने भरोसा रखा जब कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने ब्रांड के पीछे एक इंसानी कहानी रखी जब सब सिर्फ मार्केटिंग की बात कर रहे थे। और उन्होंने अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस किया जब दुनिया उन्हें परफेक्शन का लेसन दे रही थी। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी सफल क्यों ना हो, अंदर से किसी वैलिडेशन की तलाश में होता है। जेमी को वो वैलिडेशन ओपरा से मिला और उस एक वैलिडेशन ने उन्हें दूसरों को वैलिडेट करने की ताकत दी। यही चक्र है, एक इंसान का देखा जाना दूसरे इंसान को देखने की ताकत देता है। इसलिए जेमी कहती हैं, बिलीव इन मिरेकल्स, बिलीव इन योर ओपरा मोमेंट। वो पल जरूर आएगा जब दुनिया तुम्हें सुनेगी, देखेगी और पहचानेगी। बस उससे पहले तुम्हें खुद को पहचानना पड़ेगा। चैप्टर 17, बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम जितनी भी ताकत लगा लें, जितना भी सोच लें, जितना भी चाह लें, चीजें हमारे बस में नहीं होती। वो पल जब हमारी कोशिशें जवाब दे देती हैं, जब हमारी योजनाएं काम नहीं आती, जब हम खुद को अकेला, टूटा और बेबस महसूस करते हैं, वहीं से शुरुआत होती है उस एहसास की जो हमें याद दिलाता है कि शायद हम इस पूरी कहानी में अकेले किरदार नहीं है। शायद कोई और है, कोई ऐसा जो हमें देख रहा है, हमारे लिए राहें बना रहा है और उस समय भी हमारे साथ है जब सब कुछ धुंधला लगता है। जेमी कैर्न लिमा इस अध्याय में यही बात करती है, उस शक्ति की जो हमारी सीमाओं के पार है। जेमी बताती हैं कि कैसे उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ों पर, जब उन्होंने हार मान लेने का मन बना लिया था, जब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब कुछ ऐसा हुआ जो तर्क से परे था। ओपरा विनफ्री के शो में आने से लेकर क्यूबीसी पर आखिरी मौके में सफलता पाने तक ये वो क्षण थे जो उन्होंने खुद से नहीं बनाए थे। वो मानती हैं कि इन पलों में कोई बड़ी शक्ति सक्रिय थी, जिसे कोई यूनिवर्स कहता है, कोई भगवान, कोई सोर्स, कोई डिवाइन। जेमी के लिए यह हमेशा एक गहराई से जुड़ा अनुभव रहा, एक ऐसा यकीन जो उन्होंने समय समय पर परखा और पाया कि जब भी उन्होंने खुद को पूरी तरह सरेंडर किया, जब उन्होंने यह मान लिया कि उन्हें हर चीज खुद से कंट्रोल नहीं करनी है, तब चमत्कार होने लगे। एक बार वो याद करती हैं कि जब आईटी कॉस्मेटिक्स को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था, जब उनकी कंपनी महीनों से घाटे में थी और निवेशक उनका मजाक उड़ा रहे थे, तब उन्होंने एक रात खुद से एक सवाल किया, क्या मैं इस सब में अकेली हूँ? उस सवाल का जवाब उनके भीतर से नहीं आया, बल्कि अगले ही दिन एक ऐसा फोन कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके अंदर कुछ था, एक शांति, एक विश्वास जो उन्हें लगातार ये कह रहा था कि हार मत मानो। ये वही आवाज थी जिसे उन्होंने हमेशा इंट्यूशन कहा, लेकिन अब वो समझने लगी थी कि ये केवल उनके भीतर की आवाज नहीं थी, ये उस शक्ति की फुसफुसाहट थी जो उनके साथ थी हर मोड़ पर। जेमी मानती हैं कि हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम उस शक्ति के साथ खुद को जोड़ते हैं तो हम अकेले नहीं रहते। वो लिखती हैं कि कई बार जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन ये प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने के लिए नहीं थीं, ये सरेंडर करने के लिए नहीं थीं। अगर ये मेरे लिए है तो रास्ता बनाना, नहीं है तो मुझे इसे छोड़ने की ताकत देना। ये उनकी सबसे ईमानदार प्रार्थना थी और हर बार जब उन्होंने ऐसा किया, उन्हें क्लैरिटी मिली। वो रास्ता नहीं दिखा तुरंत, लेकिन उनका मन शांत हो गया और यही वो स्थिति थी जहां से नए सॉल्यूशंस, नए आइडियाज और नए मौके सामने आए। इस अध्याय में जेमी स्पिरिचुअलिटी को किसी धर्म, परंपरा या नियमों से बांधती नहीं है। उनके लिए ये पर्सनल है, ये कनेक्शन है उस शक्ति से जो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी। वो लिखती हैं कि कभी कभी ये शक्ति हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, किसी इंसान के रूप में, एक दोस्त, एक मेंटोर, एक अजनबी बॉस जो ठीक उस समय हमारी मदद करता है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कभी कभी ये एक इंट्यूशन होती है जो हमें किसी मीटिंग में कुछ अलग कहने को मजबूर कर देती है, और कभी कभी ये बस वो शांति होती है जो केओस के बीच में भी हमें थामे रहती है। जेमी इस बात को भी स्वीकार करती हैं कि उन्होंने खुद को स्पिरिचुअल जर्नी पर इवॉल्व होते देखा है। पहले वो कंट्रोल में रहना चाहती थीं, सब कुछ अपने तरीके से चलाना चाहती थीं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सरेंडर करना सीखा, वैसे वैसे उन्हें समझ आया कि ये शक्ति हमेशा से उनके साथ थी, बस उन्हें भरोसा करना था। उन्होंने इस भरोसे की ताकत को तब महसूस किया जब उन्हें लॉरियल से कंपनी बेचने का प्रस्ताव आया। वो डरी हुई थीं, उलझी हुई थीं, लेकिन जब उन्होंने फिर से खुद से कहा, अगर ये मेरे लिए है तो रास्ता बनाना, तब उनके भीतर क्लैरिटी आ गई और उन्होंने वो फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक और जरूरी बात जो जेमी कहती हैं वो ये है कि कभी कभी इस शक्ति में यकीन करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब चीजें गलत हो रही हों।
लेकिन यही वो समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो आप उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां चमत्कार होते हैं, और उन चमत्कारों को समझने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए आपको खुद को खोलना पड़ता है, अपने दिल को, अपने विश्वास को और उस शक्ति को जो आपके साथ है हमेशा। जेमी का अनुभव बताता है कि इस भरोसे ने उन्हें ग्राउंडेड रखा जब पूरी दुनिया उन्हें रोक रही थी। इस भरोसे ने उन्हें उम्मीद दी जब वो रो रही थी। इस भरोसे ने उन्हें ओपरा से मिलने तक का रास्ता दिया, एक ऐसा सपना जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि पूरा हो पाएगा। और जब वो ओपरा के सामने बैठी, जब ओपरा ने उनकी कहानी सुनी और उन्हें सराहा, तब जेमी को एक बार फिर ये एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। ये सब सिर्फ लप नहीं था, ये डिवाइन टाइमिंग थी। ये उस शक्ति की योजना थी जो उन्हें अपनी रोशनी में लाना चाहती थी ताकि वो बाकी लोगों की भी मदद कर सके। अंत में जेमी यही सिखाती है कि चाहे आपकी स्पिरिचुअल भाषा कुछ भी हो, चाहे आप इसे भगवान कहें, ब्रह्मांड कहें, सोर्स कहें या बस इंट्यूशन, उस पर विश्वास करें, खुद को उसके साथ जोड़ें। हर सुबह आंख खोलने से पहले उस शक्ति को धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, कि आपके पास आज एक और मौका है। और जब डर लगे, जब रास्ता न दिखे, तब उसी शक्ति से कहें, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। यही सरेंडर है, यही कनेक्शन है, और यही वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाती है। जब आप खुद पर और अपने प्रयासों पर पूरी तरह विश्वास रखते हुए साथ ही उस शक्ति के लिए अपना दिल खोलते हैं, तब आप अजेय हो जाते हैं। आपकी रफ्तार, आपकी दिशा और आपकी गहराई सब बदल जाती है, और तब आप अपने जीवन में वो चीजें खींचने लगते हैं जो कभी सिर्फ एक सपना थी। क्योंकि जब आप उस शक्ति पर विश्वास करते हैं जो आपके बस से बाहर है, तब वो शक्ति आपके साथ मिलकर ऐसी राह बनाती है जो आपके लिए ही बनी है। चैप्टर 18, बिलीव यू आर इनफ। कभी कभी हम अपनी जिंदगी की सबसे गहरी लड़ाइयां उस आईने के सामने लड़ते हैं जहां कोई और नहीं होता, सिर्फ हम और हमारी परछाई। और अक्सर उस आईने में जो चेहरा दिखता है वह पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया होता, खुद हमारे द्वारा। जेमी कर्न लिमा की कहानी का यह हिस्सा सबसे भावुक, सबसे निजी और सबसे सशक्त हिस्सा है, जहां वह हमें यह याद दिलाने आती है कि हम जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह से काफी हैं। बिना किसी बदलाव के, बिना किसी मंजूरी के, बिना किसी शर्त के हम काफी हैं। इस चैप्टर में जेमी अपने जीवन के उस पहलू को खोल कर रखती हैं जो शायद हम सभी के अंदर कहीं न कहीं मौजूद होता है, एक अदृश्य आवाज जो हमें बताती है कि हम अभी नहीं, इतने नहीं और कुछ और बनो। यह वही आवाज है जो हमें लगातार अपने आप को साबित करने के लिए मजबूर करती है, दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है और हमारे आत्मसम्मान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती रहती है। जेमी बताती हैं कि यह आवाज बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है, उस कंडीशनिंग से जो वर्षों से समाज, संस्कृति, स्कूल और परिवार ने धीरे धीरे हमारी आत्मा में बो दी है। यह चैप्टर सिर्फ एक मानसिक जंग नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति है। जेमी बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उस एक चीज को पाने की कोशिश में बिताया जिसे हम वैलिडेशन कहते हैं, दूसरों की मंजूरी। उन्होंने उस वैलिडेशन को मीडिया की एक्सेप्टेंस में ढूंढा, सक्सेस के माइलस्टोन्स में ढूंढा और यहाँ तक कि ओपरा से अप्रूवल में भी ढूंढा। लेकिन अंत में उन्हें यह समझ में आया कि दूसरों की मंजूरी जितनी भी मिल जाए, वह उस खाई को नहीं भर सकती जो खुद की मंजूरी के बिना बनी रहती है। जेमी इस चैप्टर में आत्मस्वीकृति को शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत बताती है। वह हमें उन सभी पलों की याद दिलाती है जब हमने अपनी असफलता को अपनी पहचान बना लिया, जब हमने रिजेक्शन को अपने मूल्य से जोड़ लिया और जब हमने दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लिया। और फिर वह हमें उस सरल लेकिन गहन सच से मिलवाती है कि हम अपनी संपूर्णता में, अपनी संपूर्णता में, अपनी कमजोरियों और खामियों सहित भी योग्य है, सफलता के योग्य है, सफलता के योग्य है। इस चैप्टर में जेमी के शब्द केवल प्रेरणा नहीं देते बल्कि हीलिंग का काम करते हैं। वह कहती हैं कि जब तक हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी तारीफ, कोई भी उपलब्धि हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। एक्सेप्टेंस बिगिंस वेयर कंपैरिजन एंड्स। जब हम खुद को दूसरों से कमतर मानना बंद करते हैं, तब हम असल में अपनी असली शक्ति को पहचानने लगते हैं। जेमी अपनी कहानी के जरिए यह बताती हैं कि उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस वक्त आया जब उन्होंने खुद को वैसे ही अपनाना शुरू किया जैसे वे थीं, बिना मेकअप के, बिना दिखावे के, बिना किसी फिल्टर के। और यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनकी कंपनी IT कॉस्मेटिक्स के लिए भी एक बड़ा मोड़ था। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को ऐसे डिजाइन किया जो इम्परफेक्शंस को छुपाने की बजाय सेलिब्रेट करें, और यहीं से एक ऐसी मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसमें लाखों महिलाएं अपने स्ट्रेच मार्क्स, फ्रेकल्स और स्कार्स को शर्म की बजाय शान की तरह देखने लगीं। जेमी बताती हैं कि जब उन्होंने खुद को पूरी तरह स्वीकार किया
तो दुनिया ने भी उन्हें स्वीकार, क्योंकि हम जो ऊर्जा खुद को देते हैं वही ऊर्जा दुनिया को भी भेजते हैं। अगर हम खुद को बार बार कम आंकते रहेंगे तो दुनिया भी हमें वैसा ही देखेगी, लेकिन अगर हम खुद से कहें मैं काफी हूं, तो धीरे धीरे दुनिया भी हमारी उस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है। इस चैप्टर में जेमी हमें एक पावरफुल एक्सरसाइज के बारे में बताती हैं, मिरर वर्क। यह अभ्यास इतना सरल है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उतना ही गहरा भी है। हर दिन आईने में देखकर खुद से कहना मैं काफी हूं, यह सिर्फ एक अफर्मेशन नहीं बल्कि एक क्रांति है। शुरुआत में यह असहज लगता है, शायद झूठ भी लगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसे दोहराते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन करने लगता है, और जब एक दिन हमें उस अफर्मेशन पर यकीन हो जाता है तब हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जेमी के लिए यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने रिजेक्शन, बॉडी शेमिंग और काउंटलेस डाउट्स का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की उस आवाज को शांत करना सीखा जो कहती थी तुमने कुछ कमी है, और उस जगह उसकी जगह एक नई आवाज को आमंत्रित कहा जो कहती थी तुम पूरी हो अभी भी, यहीं भी। यह चैप्टर सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं करता बल्कि आत्म संबंध की बात करता है। जेमी हमें चुनौती देती हैं कि हम अपने जीवन की उस लिस्ट को देखें जिसमें हमने खुद को अस्वीकार किया है। वह रिश्ता जो सिर्फ अप्रूवल के लिए था, वह नौकरी जो सिर्फ स्टेटस के लिए थी, वह चुप्पी जो हमने दूसरों को खुश रखने के लिए अपनाई, और फिर वह हमसे कहती है कि उन सब को पीछे छोड़कर अपने सच्चे स्वरूप की ओर लौटो, क्योंकि असली सफलता वह नहीं जो बाहर से दिखे बल्कि वह है जो अंदर से महसूस हो। जेमी यह भी बताती हैं कि काफी होने का मतलब यह नहीं कि हम परफेक्ट हैं, इसका मतलब है कि हम इंसान हैं, कमियों, ख्वाहिशों और विरोधाभासों से भरे हुए इंसान, और यह इंसान होना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। वह कहती हैं कि जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी में वो मैजिक शुरू होता है जिसके लिए हम हमेशा तरसते हैं, सच्चे रिश्ते, सच्ची खुशी और सच्ची खुशी और सच्ची स्वतंत्रता। इस पूरे चैप्टर में जेमी बार बार यह याद दिलाती हैं कि कोई भी अफर्मेशन, कोई भी प्रेरणादायक कोट तब तक असर नहीं करता जब तक हम उसे खुद पर लागू करना शुरू न करें। इसलिए वह हमें आमंत्रित करती हैं कि हम खुद को देखने का तरीका बदलें। जब अगली बार हम आईने में देखें तो सिर्फ चेहरा न देखें, उस इंसान को देखें जो लड़ चुका है, टूटा है और अब इस वक्त यहाँ है, पढ़ रहा है, सुन रहा है और खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान को देखें और कहें तुम काफी हो। और आखिर में जेमी हमें बताती हैं कि जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो हम दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। यह सेल्फ लव की सबसे सुंदर बात है, इट रेडिएट्स। हम जजमेंट की बजाय कंपैशन देने लगते हैं, कंपैरिजन की बजाय कनेक्शन महसूस करते हैं, और यही वह दुनिया है जिसे हम बनाना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई यह जान सके कि वह काफी है जैसे भी है, क्योंकि जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तभी हम दूसरों को भी सच्चे दिल से एम्पावर कर सकते हैं। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, यू आर इनफ, ऑलवेज हैव बीन, ऑलवेज विल बी। शायद इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा सबक यही था कि हम सब के अंदर वो ताकत, वो उजाला, वो जज्बा पहले से मौजूद है, बस हमें खुद पर यकीन करना होता है। बिलीव इट सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक पुकार थी उन सब के लिए जो कभी कम महसूस करते हैं, जो अपने सपनों से डरते हैं, जो अपनी आवाज दबा चुके हैं, जो दुनिया के शोर में अपने दिल की आवाज सुनना भूल गए हैं। जेमी कर्न लिमा ने अपने जीवन की हर हार, हर अस्वीकार, हर आंसू को एक नायाब मोती में बदला, जिससे उन्होंने एक ऐसी माला बनाई जो अब लाखों लोगों को हिम्मत देती है, रोशनी देती है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद देती है। इस किताब के हर अध्याय ने हमें एक दर्पण दिखाया जिसमें हम खुद को पहचान सकें, अपनी सच्चाई को स्वीकार सकें और यह जान सकें कि हमारी जड़ें चाहे जहां से आई हों, हमारी उड़ान की ऊंचाई हम खुद तय कर सकते हैं। उसने हमें बताया कि ना का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि कभी कभी यह सही दरवाजे तक पहुंचने की दिशा होती है। हमें यह भी एहसास कराया कि जो लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं वो शायद खुद अंदर से खोखले हैं और उनकी नेगेटिविटी हमारी पहचान नहीं बननी चाहिए। जेमी की कहानी ओपरा से मिलने, आईटी कॉस्मेटिक्स के संघर्ष और बार बार अस्वीकृति के बाद भी अंत में जीत हासिल करने तक, ये सब सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस की कहानी नहीं है। ये एक इंसान के खुद को अपनाने की, अपने डर को गले लगाने की और अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने बोलने की कहानी है। इसने हमें सिखाया कि ब्रेवरी का मतलब है अपनी आवाज का इस्तेमाल करना जब पूरी दुनिया चुप कराना चाहती है। इसने हमें सिखाया कि किसी भी मंच, किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी जीवन स्थिति में अगर हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो हम वहां पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। और अब जब ये सफर अपनी अंतिम पंक्तियों पर है तो एक बार फिर ठहर कर सोचिए
क्या आपने खुद से वाकई कहा है कि आप काफी हैं, बिना किसी वैलिडेशन के, बिना किसी परफेक्ट दिखने या एक्ट करने के, सिर्फ अपने वजूद के कारण? क्या आप खुद को ये कह पाए हैं कि आई एम इनफ? अगर नहीं तो अभी कहिए, आज कहिए, जोर से कहिए, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो दुनिया भी आपको स्वीकार करने लगती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आपकी दुनिया बदलने लगती है, और जब आप अपने अंदर के सपनों को सच मानने लगते हैं तो पूरी कायनात उन्हें सच करने की दिशा में काम करने लगती है। इस किताब की आखिरी सांस में यही संदेश छिपा है। बिलीव इट, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव दैट योर स्टोरी मैटर्स, बिलीव दैट योर स्कार्स आर प्रूफ ऑफ योर स्ट्रेंथ, एंड अबव ऑल बिलीव दैट यू आर इनफ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि कौन सा अध्याय आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा, और इसे उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल देती है।